अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। 10वां बाब, तवानाई, कामयाबी का ईंधन। लोगों की सेहत ही इनकी तमाम खुशियों और इनकी तमाम तवानाइयों की हकीकी बुनियाद होती है। बेंजामिन डिसरायली। जिस्मानी फालियत कामयाबी का रास्ता है। जिस्मानी कैफियत पर असरअंदाज होने का एक तरीका ये है कि आप अपने उज़लाती निज़ाम को इस्तेमाल करने का अंदाज बदल दें। आप अपनी वज़ाकता, चेहरे के तासुरात और सांस लेने का अंदाज बदल डालें। इस किताब में जिन मामलात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन सभी का इन्हिसार हयातियाती कीमियाई अमल, बायोकेमिकल फंक्शनिंग की तंदुरुस्त सतह पर है। फर्ज कर लिया गया है कि अगर आप अपने जिस्म की हिफाजत और नशोनुमा कर रहे हैं, इसे कमजोर और जहरालूद नहीं कर रहे। इस बाब में हम जिस्मानी कैफियत के तहती अज्जा, खाने, पीने और सांस लेने का जायजा लेंगे। मैं तवानाई को कामयाबी और कामरानी का ईंधन समझता हूँ। आप तमाम दिन अपनी अंदरूनी तस्वीर तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हयातियाती कीमिया बिखरी और उलझी हुई है तो ये जहन से मस्ख शुदा तस्वीर बनवा देगी, तमाम निजाम को ही बिखेर कर रख देगी। दरअसल ये बात है भी इंतहाई अजीब। आप खुद भी ऐसी सूरत हाल में अपनी किसी आगाही को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुमकिन है आपके पास दुनिया की खूबसूरत तरीन रेसर कार हो, लेकिन अगर आप इसे पेट्रोल की बजाय बियर पर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कतई काम नहीं करेगी। कार सही होने के साथ साथ इसका फ्यूल भी सही होना चाहिए। हाँ, अगर स्पार्क प्लग सही काम नहीं कर रहे तो आप आला कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। इस बाब में हम तवानाई के मुतल्लिक बास ख्यालात और बुलंद तरीन सतहों तक इसे ले जाने के तरीकों पर गुफ्तगू करेंगे। तवानाई की सतह जितनी बुलंद होगी, आपका जिस्म इतना ही मुस्तैद और होशियार होगा। आपका जिस्म जितना चुस्त और चालाक होगा, इतना ही बेहतर आपके महसूसात होंगे और कमाल के नताइज पैदा करने के लिए आप इतनी ही ज्यादा अपनी जहानत इस्तेमाल करेंगे। मैं तवानाई और इसके अफराद से पैदा होने वाले तिलिस्म की अहमियत से बखूबी आगाह हूँ। मैं 268 पाउंड का हुआ करता था। अब मेरा वजन 248 पाउंड है। पहले मैं अपनी जिंदगी को हमतन काम के पहलू से नहीं देखता था। मेरी जिस्मानी कैफियत हैरतअंगेज नताइज को जन्म देने में मेरी मददगार नहीं थी। मेरे नजदीक कुछ सीखने, काम करने और तख्लीक करने से ज्यादा अहमियत खाते रहने और टीवी देखने की थी। लेकिन एक दिन मैंने तहैया कर लिया कि बहुत हो चुका, सो मैंने आला सेहत के मुतालिक मुतालिया करना शुरू किया और फिर मैंने इन लोगों को मॉडल करना शुरू कर दिया जो मतवातर अपनी सेहत को बेहतरीन सतह पर रखे हुए थे। ग़िज़ाइयत का शोबा इतना पेचीदा और परेशान कुन था कि समझ ही नहीं आता था कि इब्तिदा कहाँ से की जाए। मैंने एक किताब पढ़ रखी थी जिसका कहना था, ये करो, वो करो, ये करो और हमेशा के लिए जिंदा रहो। मैं बड़ा पुरजोश हो गया। फिर मैंने किताब पढ़ी, फिर मैंने एक किताब पढ़ी। इसके मुताबिक अगर मैं वो सब काम करूं जिसका जिक्र पहली किताब में था तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। इसने कुछ और तरह के काम की हिदायत दी। फिर मैंने तीसरी किताब पढ़ी। वो पहली दोनों किताबों के बिल्कुल उलट थी। सारे मुसन्निफ एमडी थे, फिर भी वो बुनियादी बातों पर मुत्तफिक नहीं थे। मुझे सर्टिफिकेट्स की नहीं, नताइज की जरूरत थी। चुनांचे मैंने ऐसे अफराद को ढूंढा जो अपने जिस्म में सही नताइज पैदा कर रहे थे। वो लोग जो मुतहर्रिक और सेहतमंद थे। जो कुछ अमल वो कर रहे थे, मैंने भी करना शुरू कर दिया। मैंने जो कुछ सीखा, इसे अपने लिए उसूलों या जाती अहद का नाम देकर मुज्तमा कर डाला। फिर अपने लिए सेहतमंद जिंदगी गुजारने का 60 रोजा प्रोग्राम बना लिया। मैंने रोजाना इन उसूलों पर अमल किया और मैंने लगभग 30 दिनों में 30 पाउंड वजन कम कर लिया। और इससे भी ज्यादा अहम ये कि बिल आखिर मैंने जिंदा रहने का वो अंदाज पा लिया जिसमें ना कोई बकबक थी और ना ही भूख का भूत सर पर सवार था। एक ऐसा अंदाज जो मेरे जिस्म की फालियत का एहतराम करता था। इन उसूलों के बारे में भी जिन पर अमल पैरा होकर मैंने गुज़िश्ता 5 सालों में अपनी जिस्मानी कैफियत को सेहतमंद बनाया, आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे एक मिसाल के जरिए बताने दीजिए कि इन उसूलों ने किस तरह मेरी जिस्मानी हालत को तब्दील करके रख दिया।
मैं 8 घंटे सोया करता था। मुझे सुबह जागने के लिए 3 तरह के अलार्म चाहिए होते थे। पहले घंटी बजती, फिर रेडियो ऑन होता, इसके बाद कमरे की लाइट जल जाती। अब मैं रात गए तक कोई सेमिनार कर सकता हूँ। आधी रात 1-2 बजे के बाद सोकर 5-6 घंटे की नींद पूरी करके उठता हूँ तो पूरी तरह तरोताजा, तवाना और मुतहर्रिक होता हूँ। अगर मेरे खून की शरियानें आलूदा होती या मेरी तवानाई की सतह जंग आलूद होती तो मैं अपनी मामूली सी जिस्मानी फालियत का अक्सर हिस्सा इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता। लेकिन अब मेरी जिस्मानी फालियत मुझे अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को मुतहर्रिक करने में भरपूर मदद देती है। मैं इस बाब में आपको इंतहाई ताकतवर और मगलूब ना होने वाली जिस्मानी फालियत के 6 उसूल बताऊंगा। इनमें से बाज़ चीजें मुमकिन हैं आपके एतकादात को भी चैलेंज करती हों। बाज़ चीजें आपके ज़हन में पहले से मौजूद अच्छी सेहत के उसूलों के बरक्स भी हो सकती हैं, लेकिन इन 6 उसूलों को मैं अपनी जात पर और बहुत से दूसरे अफराद पर कामयाबी से आजमा चुका हूँ। आपको देखना ये है कि आया ये उसूल आपकी सेहत के लिए मुफीद हो सकते हैं या आपके मौजूदा उसूल आपकी सेहत की मौजूद देखभाल के लिए काफी हैं। इन उसूलों पर 10 से 30 रोज तक तवातर से अमल कीजिए और इधर उधर की बातों पर यकीन करने की बजाय अपने जिस्म में पैदाशुदा नताइज से इनकी अफादियत का अंदाजा लगाइए। अपने जिस्म की फालियत को समझें, इसका एहतराम करें और इसकी भरपूर हिफाजत करें और फिर ये आपका ख्याल करेगी। आप अपने ज़हन को फाल बनाना सीख रहे थे, अब आपको अपने जिस्म को चलाना सीखना है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए पहली बुनियाद है सांस की तवानाई। तंदुरुस्ती की बुनियाद सेहतमंद खून के बहाव, आपके जिस्म के तमाम जरसूमों, सेल्स तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचाने वाले निजाम पर होती है। अगर आपका सर्कुलेशन सिस्टम सेहतमंद है तो आप एक तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। खून का बहाव इसका माहौल है। इस निजाम का कंट्रोल बटन क्या है? सांस लेना। इसी के जरिए आप पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और इस तरह हर एक जरसूमे के बड़कियाती प्रोसेस को मुतहर्रिक करते हैं। सांस के जरिए जरसूमों तक महज ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं होता, बल्कि ये लिम्फ फ्लूइड को, जिसमें जिस्म की हिफाजत करने वाले खून के सफेद जरसूमे होते हैं, भी कंट्रोल करता है। बाज़ लोग इसे जिस्म का फेवरेट सिस्टम भी ख्याल करते हैं। आपके जिस्म का हर जरसूमा लिम्फ से घिरा होता है। आपके जिस्म में लिम्फ फ्लूइड की मिकदार खून की निस्बत 4 गुना ज्यादा होती है। ये आपके खून को न सिर्फ ग़िज़ा और ऑक्सीजन की मतलूबा मिकदार फराहम करता है, बल्कि इसमें से जहर आलूद मादे और मुर्दा जरसूमे भी बाहर निकाल कर गोया इसकी सफाई भी कर रहा होता है। खून के बहाव के लिए दिल पंप का काम देता है, मगर लिम्फ सिस्टम के पास ऐसा कोई पंप नहीं। ये गहरे सांस लेने और उज़लाती हरकत के जरिए हरकत पजीर होता है। सो सेहतमंद खून के बहाव, लिम्फ और अंदरूनी मज़ाहमती निज़ामों को मौसर रखने के लिए गहरे सांस और उज़लाती हरकत पजीरी का अमल इंतहाई जरूरी है। कोई भी हेल्थ प्रोग्राम देख लीजिए, इनकी बुनियाद इन 2 बातों पर होती है। सेंटा बारबरा, कैलिफोर्निया के मारूफ लिम्फोलॉजिस्ट डॉक्टर जैक शील्ड्स ने हाल ही में मज़ाहमती निज़ाम का एक दिलचस्प मुतालिया किया। उन्होंने ये मुशाहिदा करने के लिए लोगों के जिस्म के अंदर कैमरे लगा दिए कि लिम्फ सिस्टम को सफाई के लिए क्या चीज मुतहर्रिक करती है। इन्हें पता चला कि फेफड़ों के जरिए गहरा सांस लेना इस काम के लिए मौसर तरीन तरीका है। ये एक तरह का खला पैदा करता है जो खून के बहाव में से लिम्फ को निकाल देती है और जिस्म में से जहरीले मवाद को निकालने के अमल को कई गुना तेज कर देती है। दर हकीकत गहरा सांस और एक्सरसाइज का अमल इस प्रोसेस को 15 गुना तेज कर देता है। इस बाब में आप सिर्फ सही सांस लेने की अहमियत से बाखबर हो जाएं तो आप अपनी जिस्मानी सेहत को ड्रामाई तौर पर बेहतर बना सकते हैं। यही वजह है कि योगा भी सेहतमंद दाना सांस लेने के अमल पर भरपूर तवज्जो देता है। आपके जिस्म की सफाई के लिए इस जैसी कोई और चीज नहीं। ये समझने के लिए किसी खास जहानत की जरूरत नहीं कि अच्छी सेहत के तमाम जरूरी अनासिर में ऑक्सीजन सबसे अहम है। मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऑक्सीजन की कमी जरसूमों को खराब करने या कैंसर ज़दा करने में अहम किरदार अदा करती दिखाई देती है। ये यकीनन जरसूमों की जिंदगी की क्वालिटी पर असरअंदाज होती है। याद रखिए, आपकी सेहत की बेहतरी का राज इन्हीं जरसूमों की जिंदगी की क्वालिटी पर है। चुनांचे अपने सिस्टम को पूरी तरह ऑक्सीजन फराहम करना पहली तरजीह होनी चाहिए और मौसर तरीके से सांस लेने का अमल इसकी इब्तदा है। मसला ये है कि अक्सर लोगों को सांस लेना आता ही नहीं।
3 में से 1 अमेरिकी कैंसर का शिकार हो जाता है। ताहम खिलाड़ियों में यह तनासुब 1/7 का है। इसकी वजह क्या है? दर्ज वाला तज्जिए इसकी वजाहत करते हैं। खिलाड़ी अपने खून की शरियानों ब्लड स्ट्रीम्स को अहम तरीन और जरूरी अंसर ऑक्सीजन हमेशा पहुंचा रहे होते हैं। एक और तौज़ीह ये भी हो सकती है कि खिलाड़ी लिम्फ की हरकत को बढ़ाकर अपने जिस्मों के मज़ाहमती निज़ाम को बुलंद तरीन सतह पर काम करने के लिए मुतहर्रिक कर रहे होते हैं। अपने सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए मैं आपको सांस लेने का मौसर तरीन तरीका बताता हूँ। आपको इस तनासुब से सांस लेना चाहिए। अगर आप 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं तो इसे 16 सेकंड अंदर रोके रखिए और फिर 8 सेकंड तक खारिज कीजिए। सांस लेने से सांस खारिज करने का अमल 2 गुना वक्त क्यों ले? ताकि आप अपने लिम्फ सिस्टम के जरिए बदन में मौजूद ज़रर रसा मवाद को खत्म कर सकें। 4 गुना वक्त तक इसे अंदर क्यों रोका जाए? इस तरह आप खून को पूरी तरह ऑक्सीजन फराहम करके लिम्फेटिक सिस्टम को मुस्तैद करते हैं। सांस लें तो पेट की गहराई से इब्तदा करें, वैक्यूम क्लीनर की तरह, ताकि वो खून के निजाम में तमाम मुज़र मवाद का खात्मा कर सके। एक्सरसाइज करने के बाद आप कितनी भूख महसूस करते हैं? क्या आप सिर्फ 4 मील दौड़ने के बाद बैठना और गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा खाना चाहते हैं? हमें पता है लोग अमूमन ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके जिस्म को सबसे अहम चीज तो पहले ही मिल रही है। सो ये है सेहतमंद जिंदगी का पहला उसूल। रुकिए और फिर 10 गहरे सांस ऊपर दिए गए तनासुब के मुताबिक दिन में कम से कम 3 मरतबा लीजिए। तनासुब क्या है? एक मुनासिब सा लंबा सांस अंदर लीजिए। मिसाल के तौर पर पेट से शुरू करते हुए एक गहरा सांस अपनी नाक से लें। इस दौरान में आप 7 तक गिनती करें या अपनी हिम्मत के मुताबिक बड़ा या छोटा कोई सा अदद चुन लें। फिर 4 गुना ज्यादा वक्त 28 तक गिनती के लिए अपना सांस अंदर रोके रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से सांस खारिज करें, जिसका वक्त आपके सांस लेने की निस्बत 2 गुना हो। अपने आप पर कभी बोझ न डालें। ये देखें कि कौन सा अदद आपके फेफड़ों को ज्यादा वक्त सांस जज्ब करने के लिए मौजू है। इस तरह के 10 गहरे सांस दिन में 3 दफा लीजिए। आप अपनी सेहत की सतह में ड्रामाई बेहतरी पैदा होती महसूस करेंगे। दुनिया में कोई भी गोली या विटामिन ऐसी नहीं जो सांस लेने के बेहतरीन अंदाज से पैदाशुदा फवायद का मुकाबला कर सके। रोजाना हवा के साथ एक्सरसाइज सेहतमंद दाना सांस लेने का एक और लाजमी जुज़्व है। दौड़ना भी अच्छा है, लेकिन ये जरा बोझल कर देता है। तैराकी बेहतरीन है, लेकिन जिम्नास्टिक हर मौसम के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे करना भी आसान है और जिस्म पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता। ये अमर अहम है कि जिम्नास्टिक की मुर्तकिज एक्सरसाइज इस तरह की जाए कि इससे तबीयत बिला वजह बोझल ना हो। आहिस्ता आहिस्ता और मोहतात अंदाज में इसे बढ़ाते जाइए, यहाँ तक कि 30 मिनट की एक्सरसाइज बगैर किसी दर्द या बोझलपन या थकावट के करना मुमकिन हो जाए। जॉगिंग या जंपिंग से पहले मजबूत असास कायम कीजिए। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आप बाआसानी गहरी सांस ले सकेंगे और मुनासिब अंदाज में इसे जारी भी रख सकेंगे। जिम्नास्टिक पर और जिस्म पर इसके होने वाले असरात के मुतल्लिक बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। इस जिंदगी बख्श एक्सरसाइज के लिए मुनासिब वक्त जरूर निकालिए। इसे करने के बाद आप खुशी महसूस करेंगे। दूसरा बुनियादी उसूल है कि ऐसी ग़िज़ा ली जाए जिसमें पानी की कसरत हो। इस सैयारे का 70% पानी से ढका हुआ है। आपके जिस्म का 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। आपके ख्याल में आपकी ग़िज़ा में ज्यादा फीसद किस चीज का होना चाहिए? आपको अपनी ग़िज़ा में 70% ऐसी अशिया को यकीनी बनाना चाहिए जिनमें पानी का जुज़्व बाअफरात हो, यानी ताज़ा फल या सब्जियां या इनके ताज़ा जूस। बाज़ लोग रोजाना पानी के 8 से 12 गिलास पीने की सिफारिश करते हैं ताकि सिस्टम को फ्लश आउट किया जा सके। आपको पता है कि यह ख्याल कितना अहमकाना है? पहली बात तो यह है कि हमारा ज्यादातर पानी आला होता ही नहीं। इसमें क्लोरीन, फ्लोराइड, धातुओं और दूसरे जहर आलूद मवाद के शामिल होने के बेपनाह इम्कानात होते हैं। अलबत्ता निथरा हुआ डिस्टिल्ड पानी पीने का ख्याल शानदार है। बहरहाल, आप कोई भी पानी पी रहे हो, आप अपने सिस्टम से पानी बहाकर इसे साफ नहीं कर सकते। आपके पीने के पानी की मिकदार आपकी प्यास के जरिए मुतय्यन होनी चाहिए। पानी के सैलाब के जरिए अपने सिस्टम को साफ करने की बजाय आपको ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए
जिसमें फितरी तौर पर बहुत ज्यादा पानी मौजूद हो, यानी पानी के अज्जा पर मुश्तमिल ग़िज़ा। इस सैयारे पर इसकी सिर्फ 3 किस्में हैं, सब्जियां, फल और कोंपने। ये अशिया आपको बेपनाह जिंदगी बख्श और साफ अंगेज पानी मुहैया करेंगी। ऐसी ग़िज़ा जिसमें पानी का जुज़्व कम हो, इस्तेमाल करने वाले लोगों की गैर सेहतमंदाना जिस्मानी कारकर्दगी की गारंटी दी जा सकती है। जिंदगी और सेहत के कवानीन में अलेक्जेंडर ब्रॉयस MD का कहना है, बहुत थोड़ा फ्लूइड मुहैया होने की सूरत में खून में ऊंची सतह का एक भारी पंसा मौजूद रहता है और टिश्यू की बेकार जहरीली अशिया या जरसूमे की तब्दीली इंतहाई नाकिस तरीके से अमल में आती है। इस तरह जिस्म अपने ही फुजलात एक्सक्रीशंस के हाथों जहरालूद हो जाता है। ये कहना कत्तन गलत नहीं कि इसकी अहम तरीन वजह मुनासिब फ्लूइड की अदम फराहमी है, जो जरसूमों के पैदा करदा फजूल मवाद को बहाकर ले जा सकता है। आपकी ग़िज़ा को बोझल और गैर हाज़म होने की बजाय सफाई के अमल के जरिए मुसलसल आपके जिस्म का मावुन होना चाहिए। जिस्म के अंदर बेकार अज्जा का इकट्ठा होना बीमारी का बायस बनता है। खून के बहाव और जिस्म को बेकार अज्जा और जहरीले मवाद से मुमकिन हद तक दूर रखने का एक तरीका ये है कि जिस्म से नकासी वाले अज़ा पर बोझ डालने वाली ग़िज़ाओं को महदूद कर दिया जाए, और दूसरा तरीका सिस्टम को मौसम खुदार में पानी फराहम करने का है, ताकि ऐसे फजूल मवाद को घोलने और इसके इखराज में मदद मिल सके। डॉक्टर ब्राइस मजीद कहते हैं, कीमियादानों को कोई ऐसा माया मालूम नहीं जो ठोस अनासिर को पानी की निस्बत ज्यादा अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता हो। बिलाशुबा पानी से ज्यादा कोई और सॉल्वेंट जमीन पर मौजूद नहीं। चुनाचा अगर इसकी मौजूद मिक़दार फराहम की जाए तो गुर्दों, जिल्द, मसाने और फेफड़ों के जरिए जहरीले और बेकार मवाद के घुलने और इखराज से इनके नुकसानदेह असरात खत्म हो जाते हैं और ग़िज़ाइयत का तमाम अमल ज्यादा मुस्बत और तेज हो जाता है। इसके बरक्स अगर इन ज़रर रसा जहरीले अनासिर को बदन में मुज्तमा होने दिया जाए तो हर तरह की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। दिल की बीमारी हमारे यहाँ अमवात का सबसे बड़ा सबब क्यों है? ये अक्सर क्यों सुनने में आता है कि 40 साल की उम्र में आदमी टेनिस कोर्ट में खेलते हुए गिरा और मौत के मुंह में चला गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सारी जिंदगी वो अपने जिस्मानी सिस्टम पर नारवा बोझ डालता रहा होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी की क्वालिटी का इन्हसार आपके जरसूमों सेल्स की जिंदगी की क्वालिटी पर है। अगर खून की शरेयानों में बेकार मवाद भरा पड़ा है तो पैदाशुदा माहौल जरसूमों की तवाना, मुतहरिक और सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहतर किरदार अदा नहीं कर सकता, और ना ही ये हयातियाती कीमिया किसी फर्द की मुतवाज़न जज्बाती जिंदगी को जन्म देने की अहलियत रखती है। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, जो बाद में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट के रुकन भी रहे, ने सन 1912 में इस नजरिए को साबित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने चूजों के टिश्यूज लिए। चूजों की अमूमी उम्र 11 बरस की होती है और इनके जरसूमों को महज बेकार अज्जा से पाक रख कर और इन्हें इनकी मतलूबा ग़िज़ा फराहम करके गैर मुअय्यना मुद्दत तक जिंदा रखा। इन जरसूमों को 34 साल तक जिंदा रखा गया। इसके बाद रॉकफेलर इंस्टीट्यूट को पूरा यकीन हो गया कि वो इन्हें हमेशा जिंदा रख सकते हैं। इसके बाद वो तजुर्बा खत्म करने का फैसला कर लिया गया। आपकी ग़िज़ाइयत का कितना हिस्सा पानी से भरपूर खुराक पर मुश्तमिल होता है? अगर आप गुज़िश्ता हफ्ते में ली गई ग़िज़ा की फहरिस्त बनाएं तो इसमें से कितने फीसद हिस्सा पानी से भरपूर खुराक का था? क्या ये 70% होगा? मुझे यकीन नहीं। तकरीबन 50%, शायद 25%, 15%। मैं ये सवाल सेमिनार्स में करता हूँ तो लोगों की ग़िज़ाइयत का 15% से 20% तक आबी अज्जा पर मुश्तमिल होता है, और ये आम आबादी के तनासुब से यकीनन ज्यादा है। मैं आपको बताता चलूं, 15% खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो जरा कैंसर और दिल के अमराज के आदाद शुमार का जायजा ले लीजिए और फिर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की तजवीज़ करदा ग़िज़ाओं की इकसाम का मुतालिया कीजिए जिनकी आप परवाह ही नहीं करते, और इन ग़िज़ाओं में पानी के असर की मौजूदगी को भी बगौर देखिए। अगर आप फितरत पर निगाह दौड़ाएं और जसीम और ताकतवर जानवरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि सभी सब्जी खोर हैं। गोरीले, हाथी, राइनोसोरस वगैरह वगैरह, ये सभी ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिनमें पानी बदरजा अतम मौजूद होता है। सब्जी और पौधों पर पलने वाले जानदार गोश्त खोर जानदारों की निस्बत लंबा अरसा जिंदा रहते हैं। गिद्ध के बारे में सोचिए, आपका क्या ख्याल है?
ये ऐसा क्यों लगता है? ये पानी के अज्जा पर मुश्तमिल ग़िज़ायत नहीं लेता। अगर आप कोई खुश्क और मुर्दा चीज खाएं तो तसव्वुर कीजिए आप कैसे लगने लगेंगे। यहाँ मेरा अंदाज नीम मजाकिया सा है। कोई भी तामीर अपने अज्जा की असास पर ही मजबूत और शानदार हो सकती है। आपके जिस्म के बारे में भी यही बात दुरुस्त है। अगर आप भरपूर जिंदगी महसूस करना चाहते हैं तो फिर कॉमन सेंस का तकाजा है कि आप पानी से भरपूर तरोताजा ग़िज़ा लें। ये है सीधी सी बात। अपनी ग़िज़ा के 70% हिस्से को आबी अज्जा पर मुश्तमिल खुराक के लिए किस तरह यकीनी बनाएंगे? बड़ी सादा सी बात है। आज से यकीनी बना लीजिए कि हर खाने के साथ सलाद लेंगे। कोई बिस्किट या टॉफी लेने की बजाय फलों को अपना स्नैक बना लीजिए। आप फर्क खुद ही महसूस कर रहे होंगे जब आपका जिस्म ज्यादा काम करेगा और आपको अपनी क़ामत के मुताबिक शानदार महसूस होने लगेगा। सेहतमंद जिंदगी गुजारने का तीसरा उसूल है मौसर ग़िज़ाई कॉम्बिनेशन। कुछ अरसा पहले स्टीवन स्मिथ नामी एक डॉक्टर ने अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। जब इससे पूछा गया कि इस तवील जिंदगी का राज क्या है तो इसने जवाब दिया, पहले 50 साल अपने पेट का ख्याल रखो, अगले 50 साल ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या सही बात कही इसने। बहुत से साइंसदानों ने ग़िज़ा की कॉम्बिनेशंस पर काम किया है। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन इस मैदान में खासा मशहूर नाम है कि इस मामले पर अव्वलीन वसी तज्जाती मुतालिया किसका है। ये थे डॉक्टर एवन पेवलोव। उन्होंने तरगीब और अमल के हवाले से इंतहाई अहम इब्तदाई काम किया। बाज लोग ग़िज़ा की कॉम्बिनेशन को खासा पेचीदा बना देते हैं, हालांकि ये बहुत सादा और आसान है। बाज ग़िज़ाएं बाज दूसरी ग़िज़ाओं के साथ नहीं ली जानी चाहिए। मसलन अशिया को हाज़मे के लिए मुख्तलिफ किस्म के हाज़मा जूस दरकार होते हैं। तमाम जूस हर कैफियत में कारामद नहीं होते। मसलन क्या आप गोश्त और आलू इकट्ठे खाते हैं? पनीर और डबल रोटी, दूध और सीरियल या मछली और चावल के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये कॉम्बिनेशन आपके अंदरूनी निजाम के लिए तबाहकुन है और आपकी तवानाई आपसे छीन लेते हैं तो आपका क्या ख्याल होगा? गालबन आप कहेंगे कि बात तो ये सही कहने जा रहा था मगर फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन गड़बड़ हो गया। मैं वजाहत करता हूँ कि कॉम्बिनेशन क्यों तबाहकुन है और आप अपनी मौजूदा खर्च होती असाबी तवानाई की एक बड़ी मिक़दार को कैसे बचा सकते हैं। मसलन ग़िज़ाएं मुख्तलिफ अंदाज में हजम होती हैं। चावल, डबल रोटी, आलू जैसी स्टार्ची ग़िज़ाओं को एल्कलाइन तरीके हाज़मा चाहिए जो इब्तदान मुंह से एंजाइम पेटालिन के जरिए मुहैया होता है। गोश्त, दूध की अशिया, गिरीदार मेवा और बीज जैसी ग़िज़ाओं प्रोटीन के लिए एसिड मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिएसिन की जरूरत होती है। अब केमिस्ट्री का कानून ये है कि दो मुतजाद मीडियम एसिड और अल्कली बैक वक्त काम नहीं कर सकते। वो एक दूसरे को गैर फाल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर आप स्टार्च के साथ प्रोटीन लेते हैं तो हाजमा गड़बड़ या मुकम्मल तौर पर खराब हो सकता है। गैर हजम शुदा खुराक बैक्टीरिया के लिए जरखेज जगह बन जाती है जो इसे गला सड़ाकर खराब करता है और इस तरह हाजमे की खराबी और गैस पैदा करता है। नामुनासिब ग़िज़ाई कॉम्बिनेशन आपकी तवानाई को ज़ाया करते हैं और तवानाई के ज़िया का बायस कोई भी चीज इम्कानी तौर पर बीमारी को जन्म दे सकती है। ज्यादा तेजाबियत एसिड खून को गाढ़ा करके इसकी रफ्तार को आहिस्ता कर देती है और इस तरह जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन पर भी डाका डालती है। आला रेस्टोरेंट्स में पुरसुकून डिनर आपकी जिंदगी के लिए कितने मुनासिब होते हैं, आपकी सेहत के लिए कितने मुनासिब होते हैं। सेहतमंद खून की शरियानों के लिए, तवाना जिस्म फालियत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए मतलूबा नताइज के हसूल के लिए अमेरिका में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दवा कौन सी है? कभी ये नींद आवर वैलियम हुआ करती थी, अब ये टेगामेट है। पेट में गड़बड़ के लिए मुमकिन है खाने का कोई और ज्यादा मुनासिब तरीका भी हो। बहरहाल ग़िज़ाई कॉम्बिनेशन के बारे में इतना ही काफी है। बड़ी आसान सी बात है, एक वक्त में एक ही ठोस ग़िज़ा लें, मसलन गोश्त खाएं और साथ तरबूज का इस्तेमाल करें। बाज़ लोग ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकते। वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक ही खाने में इस्तेमाल ना करें। गोश्त और आलू दोनों इकट्ठे ना खाएं। अगर आप इनके बगैर नहीं रह सकते तो एक खाने में गोश्त ले लें और दूसरे वक्त के खाने में आलू। ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। प्रोटीन सलाद और सब्जी के साथ बआसानी घुल मिल जाते हैं
क्योंकि इनमें पानी का जुज़ बहुत ज्यादा होता है। इस तरह आलू भी सलाद और भाप में पकी सब्जियों के साथ बगैर किसी मसले के हजम हो सकता है। क्या आप भूख लगने पर ऐसा करना एक जानिब छोड़कर हट जाएंगे? जाहिर है नहीं। क्या 7 या 8 घंटे की नींद के बाद भी सुबह को उठते हुए आप थकावट महसूस करते हैं? पता है क्यों? आपके हाजमे को, बल्कि आपके पूरे जिस्म को दौरान नींद भी गैर मुतवाजिन ग़िज़ा को हजम करने के लिए मुसलसल काम करना पड़ता है। बाज़ लोगों को हाजमे के लिए किसी भी और काम की निस्बत ज्यादा असाबी तवानाई की जरूरत होती है। जब गैर मुतवाजिन ग़िज़ा हाजमे के रास्ते पर उतरती है तो इसे हजम करने के लिए 8 से 14 घंटे दरकार होते हैं, और इनका मुतवाजिन कम्बिनेशन हो तो जिस्म मौसर तरीके से अपना काम अंजाम दे सकता है। और अमूमन हाजमे के लिए 3-4 घंटे काफी होते हैं। इस तरह आपको हाजमे के अमल पर अपनी तवानाई बेजा खर्च नहीं करना पड़ती। ग़िज़ाई कम्बिनेशन को पूरी तरह समझने के लिए डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन की किताब फूड कम्बिनेशन मेड इजी बेहतरीन जरिया है। मेरे साबका पार्टनर हार्वे और मेरेलियन डायमंड ने भी फिट फॉर लाइफ नामी शानदार किताब लिखी है। इसमें ग़िज़ाई कम्बिनेशंस के बड़े आला नुस्खे मौजूद हैं। अपने खाने में इन उसूलों का इस्तेमाल कीजिए। चौथे उसूल की तरफ चलते हैं। ये है महदूद असराफ का उसूल। आपको खाना बहुत पसंद है, मुझे भी है। सीखना चाहते हैं कि ज्यादा कैसे खाया जाए? तरीका ये है, कम खाएं। इस तरह आप तवील अरसे तक खूब खाते पीते रहेंगे। पै दर पै तिब्बी तज्जियों से इसी हकीकत का इल्म होता है। किसी भी जानदार की जिंदगी के अरसे को तवील करने के लिए इसकी खुराक में कटौती कर दीजिए। डॉक्टर क्लाइव मैक ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक मारूफ तज्जियाती मुतालिया किया था। अपने तजर्बे में इसने लेबोरेटरी के चूहों को लिया, इनकी खुराक आधी कर दी। इससे इनकी जिंदगी का दौरानिया 2 गुना हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के डॉक्टर एडवर्ड जे मसावर की बादअज़ां की जाने वाली स्टडी के नताइज और भी दिलचस्प थे। मसावर ने चूहों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। पहले ग्रुप को इनकी मर्जी के मुताबिक भरपूर ग़िज़ा दी गई, दूसरे ग्रुप की ग़िज़ा में 60% कटौती कर दी गई, और तीसरे ग्रुप को खुराक की मिकदार इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही दी गई, मगर इसमें प्रोटीन की मिकदार आधी कर दी गई। जानना चाहते हैं क्या हुआ? 800 दिन गुजरने के बाद पहले ग्रुप के सिर्फ 13% चूहे जिंदा बचे। दूसरा ग्रुप, जिसके ग़िज़ाई असराफ में 60% कटौती की गई थी, कि 97% चूहे जिंदा बचे, और तीसरे ग्रुप के, जहां प्रोटीन की मिकदार आधी कर दी गई थी मगर खुराक पूरी ही थी, 50% चूहे जिंदा थे। क्या इसमें कोई पैगाम है? यूसीएल के मारूफ मुहक्किक डॉक्टर रे वॉल्फर्ड ने नतीजा ये निकाला। हमारे इल्म के मुताबिक कम खुराक लेना वो वाहिद तरीका है जो उम्र रसीदगी के अमल को मुसलसल रोकता है और गर्म खून वाले वार्म ब्लडेड जानदारों की जिंदगी का अरसा तवील करता है। यही स्टडीज बिलाशुबा इंसानों पर भी इसी तरह मुंतबक की जा सकती हैं, क्योंकि अब तक ज़ेरे तज्जिया सारे जानदारों में इसका अमल एक जैसा रहा है। इन तज्जियाती मुतालियों के मुताबिक जिस्मानी कैफियत का इन्हतात मज़ाहमती निज़ाम के अमूमी इन्हतात समेत ग़िज़ा की पाबंदियों की बदौलत वाज़िया तौर पर इल्तवा में पड़ गया। चुनाचा पैगाम आसान और वाज़िया है, कम खाएं, ज्यादा जिंदा रहें। मैं भी आपकी तरह हूँ, मुझे भी खाने का बेपनाह शौकीन है। ये लुत्फ की एक शक्ल भी हो सकती है, लेकिन ये यकीनी बनाइए कि आपका लुत्फ और मज़ा आपको जिंदगी से दूर तो नहीं ले जा रहा। अगर आप ग़िज़ा की बड़ी मिकदार खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। सिर्फ ये यकीन कर लीजिए कि वो ग़िज़ा पानी से भरपूर हो। आप भुने हुए गोश्त की जगह बेपनाह सलाद खाएं और मुतहर्रिक और तवाना भी रहें। सेहतमंद जिंदगी गुजारने का 5वां उसूल है फलों का मौसर इस्तेमाल। फल सबसे मुकम्मल ग़िज़ा हैं। इसे हजम करने में इंतहाई कम तवानाई खर्च होती है और जिस्म को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। ग्लूकोज वो वाहिद ग़िज़ा है जिस पर आपका ज़हन काम कर सकता है। फल बुनियादी तौर पर फ्रुक्टोज होता है और अमूमन इसका 90% से 95% तक जुज़ पानी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साफी होने के साथ साथ नशोनुमा भी करता है। मसला सिर्फ ये है कि लोगों को इसका ग़िज़ाई इस्तेमाल इस तरह नहीं आता जिससे जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत हासिल हो सके। खाली पेट में लाज़मन फल खाना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यह है
कि फल बुनियादी तौर पर पेट में हजम नहीं होता, ये छोटी आंत में हजम होता है। फल पेट में से सीधा गुजरकर चंद लम्हों में आंत तक पहुंच जाता है, जहां यह अपनी मिठास शुगर खारिज कर देता है। लेकिन अगर पेट में गोश्त, आलू या स्टार्च हो तो फल वहीं रुक जाता है और गलना सड़ना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी जबरदस्त खाने के बाद कुछ फल खाया है और शाम तक बदमज़गी और बेचैनी का शिकार रहे हैं? वजह यह है कि आपने इसे सही तरह नहीं खाया। आपको फल हमेशा खाली पेट में खाना चाहिए। बेहतरीन फल तरोताजा फल या इसका ताजा निकला हुआ जूस होता है। आप ग्लास या कैन में से निकला हुआ जूस पीना नहीं चाहते। क्यों नहीं? सील लगाने के अमल में जूस को खासी हरारत से गुजारा गया है और इसका मवाद तेजाबी हो गया है। क्या आप कोई इंतहाई अहम खरीदारी अपनी बसात के मुताबिक करना चाहते हैं? एक जूसर खरीद लीजिए। आपके पास कार है, कार बेचकर जूसर लीजिए। जूसर आपको खासा आगे तक ले जाएगा, या फिलहाल सिर्फ जूसर खरीद लीजिए। खाली पेट आप फल ही की तरह इसका जूस भी ले सकते हैं। ये इतनी जल्दी हजम हो जाता है कि इसके 15-20 मिनट बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। मशहूर फ्रैंकमिंटन मैसाचुसेट हार्ट स्टडी के सरबराह डॉक्टर विलियम कैस्लो का कहना है कि दिल की बीमारी से बचने के लिए दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा फल हैं। इनके मुताबिक फलों में बायोफ्लेवोराइड्स का अंसर खून को गाढ़ा होने और शरियानों को बंद होने से रोकता है और बारीक रगों को मजबूत करता है। ये रगें अमूमन खून रिसने की वजह से दिल के दौरे का बायस बन जाती हैं। कुछ ही अरसा पहले मेरी मुलाकात मैराथन के एक खिलाड़ी से हुई। फितरतन वो खासा शकी मिजाज वाक़या हुआ था, तहम वो अपनी खुराक में फल का अंसर बढ़ाने पर रजामंद हो गया। जानते हैं क्या हुआ? इसने रेस के वक्त में से 9.5 मिनट बचा लिए और इस तरह जिंदगी में पहली दफा बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई कर गया। फल के बारे में एक बात और याद रखिए, दिन का आगाज किस चीज से करना चाहिए? नाश्ते में क्या होना चाहिए? आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब होगा कि आप आंख खुलते ही बिस्तर से छलांग लगाकर उठें और खाने की टेबल पर बैठकर भारी भरकम नाश्ता कर डालें और फिर सारा दिन इसे हजम करने के लिए परेशान होते फिरें? आपको चाहिए हल्की फुल्की जूद हजम ग़िज़ा जो आपके जिस्म को फौरन फ्रुक्टोज फराहम करे और अंदरूनी निज़ाम की सफाई भी कर डाले। सुबह उठने के बाद जब तक मुमकिन हो कुछ ना खाएं, अलबत्ता ताज़ा फल या फूलों के निकले हुए ताज़ा जूस लें। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे तक कोई ठोस ग़िज़ा ना लें। जितना ज्यादा वक्त आप फल या इनका जूस लेते रहेंगे, आपके जिस्म के पास अंदरूनी सफाई के इतने ही ज्यादा मौके होंगे। अगर आप दिन के आगाज में पहले की तरह कॉफी और इसके साथ अला बला खाना छोड़ दें, आप अपने अंदर बला की फुर्ती और तवानाई महसूस करेंगे, जिसका अंदाजा फिलवक्त मुमकिन ही नहीं। 10 दिन तक आजमाइए और फिर फर्क आपके सामने होगा। प्रोटीन का सरबस्ता राज सेहतमंद जिंदगी का छठा उसूल है। क्या आपने यह मुहावरा सुना है कि अगर आप जबरदस्त किस्म का झूठ ऊंची आवाज में और जरा तवील अरसे तक बोलते रहें तो जल्द या बदेर लोग आपका यकीन कर लेंगे। प्रोटीन की हैरत अंगेज दुनिया में खुशामदीद। इससे बड़ा झूठ आज तक नहीं बोला गया कि इंसान को सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई का बेहतरीन मयार कायम रखने के लिए हाई प्रोटीन ग़िज़ायत दरकार होती है। इम्कान है कि आप अपनी प्रोटीन खुराक के बारे में मुतफर्रिक हो जाएं। ऐसा क्यों है? बाज़ लोग तवानाई की बुलंद तरीन सतह की तलाश में हैं। बाज़ का ख्याल है कि इन्हें अपनी कुव्वत बरकरार रखने के लिए प्रोटीन चाहिए। बाज़ इसे हड्डियां मजबूत करने के लिए खाते हैं। इन सारे मामलात में प्रोटीन की ज्यादती इसके बिल्कुल बरक्स नताइज देती है। आपके लिए कितना प्रोटीन वाकईतन जरूरी है? आइए इसका मॉडल तलाश करते हैं। आपके ख्याल में लोगों को किस वक्त प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? गालबन इस वक्त जब वो शीरख्वार होते हैं। फितरत ने माँ का दूध अता किया है जिसमें बच्चे की हर जरूरत मौजूद होती है। अंदाजा लगाइए माँ के दूध में कितने फीसद प्रोटीन होते हैं? 10%, 25%, 50%। हर हाल में ये बहुत ज्यादा है। माँ के दूध में प्रोटीन पैदाइश के वक्त 2.38% होता है, जो 6 माह में कम होकर 1.2% या 1.6% तक रह जाता है। और बस फिर यह नजरिया कहां से आ गया कि इंसानों को प्रोटीन की वसी मिकदार चाहिए होती है। दर हकीकत किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है।
پروٹین کی انسانی ضرورت کے بارے میں 10 سالہ تجزیاتی مطالعے کے بعد ڈاکٹر مارک ہیگسٹیڈ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے سابق پروفیسر نے یہ حقیقت تسلیم کی کہ اکثر انسانوں کو جتنے بھی پروٹین غذا کے طور پر ملتے ہیں وہ انہی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں چھوٹے سے سیارے کے لیے غذائیت کے مصنفہ فرانسس لیپسی جیسے لوگوں نے بھی، جنہوں نے 10 سال تک لازمی امینو ایسڈز کے حصول کے لیے سبزیوں کے کمبینیشن کے تصور کو پروان چڑھایا تھا، کہنا شروع کر دیا کہ وہ غلطی پر تھی کہ لوگوں کو اپنے پروٹین ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر وہ سبزیوں پر مشتمل موزوں اور متوازن غذا لیں تو انہیں مطلوبہ پروٹین خود بخود مل جائیں گے۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا کہنا ہے کہ ایک بالغ امریکی کو 56 گرام پروٹین روزانہ چاہیے۔ نیوٹریشنل سائنسز کی بین الاقوامی یونین کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک میں بالغ مرد کی پروٹین ضروریات 49 گرام سے 110 گرام روزانہ ہو سکتی ہیں۔ سو حقیقی تصور کیا ہوا؟ آپ کو اتنے پروٹین کیوں چاہیے؟ غالباً ضائع شدہ پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، لیکن آپ دن بھر میں پسینے، پیشاب یا سانس کے عمل کے ذریعے بہت ہی معمولی مقدار ضائع کرتے ہیں۔ سو یہ اعداد و شمار انہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ ہم نے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز سے رابطہ کر کے استفسار کیا کہ انہوں نے 56 گرام کا عدد کہاں سے لیا۔ حقیقتاً ان کا اپنا لٹریچر کہتا ہے کہ ہمیں صرف 30 گرام چاہیے، لیکن وہ تجویز 56 گرام کرتے ہیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروٹین کی زیادتی پیشاب کی نالیوں پر کام کا بوجھ ڈال کر تھکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق مطلوبہ پروٹین سے زیادہ کیوں تجویز کرتے ہیں؟ ابھی تک ان کی جانب سے کسی موزوں جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ پہلے وہ 80 گرام تجویز کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسے کم کرنے کا فیصلہ کیا تو عوامی سطح پر بہت شور و غوغا ہوا۔ کس کی جانب سے؟ کیا میں نے یا آپ نے شکایت کی تھی؟ ظاہر ہے نہیں۔ یہ شور مچا مخصوص مفادات کی لابی کے جانب سے، جو ہائی پروٹین والی غذا اور دوسری اشیاء کی فروخت کے ذریعے پیسہ بناتی ہیں۔ دنیا میں عظیم ترین مارکیٹنگ پلان کیا ہے؟ لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ اگر انہوں نے ان کی بنائی ہوئی اشیاء استعمال نہ کی تو وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ یہی کچھ پروٹین کے ساتھ ہوا ہے۔ ذرا اس کا صحیح طرح تجزیہ کریں۔ کیسا آئیڈیا ہے کہ آپ کو پروٹین توانائی کے لیے چاہیے؟ آپ کا جسم توانائی کے لیے کیا استعمال کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ پھلوں، سبزیوں اور سپراؤٹ سے حاصل شدہ گلوکوز استعمال کرتا ہے، پھر یہ سٹارچ استعمال کرتا ہے، پھر اسے روغن چاہیے ہوتا ہے، آخری چیز جو یہ کبھی استعمال کرتا ہے پروٹین ہوتی ہے۔ اس راز کے لیے اتنا ہنگامہ؟ اس نظریے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پروٹین توانا رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ غلط۔ زیادہ پروٹین جسم کو زیادہ نائٹروجن فراہم کر کے تھکاوٹ کو جنم دیتے ہیں۔ پروٹین سے بری طرح بھرے ہوئے باڈی بلڈرز میراتھن ریس میں کہیں بھی اپنے جوہر دکھائی نہیں دیتے، وہ بہت ہی تھکے ہوتے ہیں۔ پروٹین ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل غلط۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پروٹین کی زیادتی کو آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کی نرمی اور کمزوری سے جوڑا جاتا ہے۔ دنیا میں مضبوط ترین ہڈیاں سبزی کھانے والوں کی ہوتی ہیں۔ میں ہزاروں وجوہات بتا سکتا ہوں کہ پروٹین کے لیے گوشت کھانا آپ کے لیے بدترین اعمال میں سے ایک ہے۔ پروٹین میٹابولزم کا ایک بائی پروڈکٹ امونیا ہے۔ میں 2 نکات یہاں خصوصاً بتانا چاہوں گا۔ اول یہ کہ گوشت میں یورک ایسڈ کی بلند سطح موجود ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ جسم کے زندہ جرثوموں کے عمل کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیکار مادوں میں سے ایک اور خارج ہونے والی چیز ہے۔ گردے یورک ایسڈ کو خون کے بہاؤ سے نکال کر اسے پیشاب کی نالیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اگر یورک ایسڈ کو خون میں سے فوراً اور پوری طرح باہر نہیں نکالا جاتا تو یہ جسم کے ٹیشوز میں جمع ہو جاتا ہے اور بعد میں گٹھیا یا پیشاب کی نالی میں پتھری کو جنم دیتا ہے۔ گردوں کے ساتھ کیا بیتے گی اس کا ذکر ہی چھوڑیے۔ لیوکیمیا سے متاثر لوگوں کے خون کے بہاؤ میں عموماً یورک ایسڈ کی بلند سطح دیکھی گئی ہے۔ گوشت کے ایک عام ٹکڑے میں یورک ایسڈ کے 14 دانے ہوتے ہیں۔ آپ کا جسم دن بھر میں بمشکل 8 دانے ختم کر سکتا ہے۔ مزید برآں آپ کو پتا ہے کہ گوشت کو کیا چیز ذائقہ دیتی ہے؟ اس جانور کا یورک ایسڈ جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو یہودیوں کے سٹائل کا گوشت مسالے ڈالے جانے سے پہلے کھا کر آزمائیے۔ خون اس میں سے بالکل نکال دیا جاتا ہے، سو زیادہ تر یورک ایسڈ ہی بچتا ہے۔ یورک ایسڈ کے بغیر گوشت میں
कोई खुशबू नहीं होती। क्या यही कुछ आप अपने जिस्म में डालना चाहते हैं? वो एसिड जो अमूमन जानदार के पेशाब के जरिए खारिज हो जाता है। यही नहीं बल्कि गोश्त में कॉलन जरसूमों सरांड पैदा करने वाले बैक्टीरिया की भरमार होती है। डॉक्टर जे मिल्टन हॉफमैन ने अपनी किताब मेडिकल करिकुलम में गुमशुदा ताल्लुक ग़ज़ाई कीमिया और जिस्मानी कीमिया का बाहमी रब्त में सफ़ा 135 पर यूं वजाहत की है, जब तक जानवर जिंदा रहता है कॉलन में ऑस्मोटिक पोरोसिस ताफुन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को जानवर में दाखिल होने से रोके रखता है। जानवर के ज़िबा होते ही इसका ऑस्मोटिक प्रोसेस खत्म होने की वजह से ताफुन पैदा करने वाले बैक्टीरिया कॉलन की दीवारों से निकलकर गोश्त में दाखिल होने लगता है और इसे तख्ताए मश्क बना लेता है। देखा गोश्त कितनी जल्दी खराब होता है। बाज़ दूसरे माहिरीन के मुताबिक ताज़ा गोश्त की निस्बत इस किस्म के बैक्टीरिया वक्त के साथ साथ बासी गोश्त में बढ़ते जाते हैं। ये अमल ज़िबा के साथ ही शुरू होता है और स्टोरेज की मुद्दत के साथ इसमें इजाफा हो जाता है। क्या यही कुछ आप खाना चाहते हैं? और अगर अब भी आप बज़िद हैं तो अव्वल ये जमानत हासिल कर लीजिए कि जिस जानवर का गोश्त आप खा रहे हैं वो किसी चरागाह में पला बड़ा होता कि इसमें हार्मोन्स या DES की नशोनुमा ना हुई हो, और दूसरे ये कि गोश्त का इस्तेमाल अज़ हद कम कर दीजिए। मेरे कहने का कतन ये मतलब नहीं कि गोश्त खाना छोड़कर आप सेहतमंद हो जाएंगे, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ अगर आप गोश्त खाते रहे तो आप तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। इन दोनों में से कोई बात भी सच नहीं। बहुत से गोश्त खोर लोग सब्जी खोरों की निस्बत महज इसलिए ज्यादा सेहतमंद हैं क्योंकि बाद सब्जी खोरों का ये ख्याल होता है कि चूंकि इन्हें गोश्त नहीं मिल रहा इसलिए वो कुछ भी खा सकते हैं। मैं इसकी हमायत बहरहाल नहीं कर रहा, लेकिन यकीन कीजिए कि अगर आज आप किसी दूसरे जानदार का गोश्त ना खाने का पुख्ता अज़म कर लेते हैं तो आप ज्यादा सेहतमंद और खुशो खुर्रम महसूस करेंगे। आपको पता है कि फिसागोरस, सुकरात, अफलातून, अरस्तु, लियोनार्डो दा विंची, आइजैक न्यूटन, वॉल्टेयर, हेनरी थियोडोर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, डॉक्टर एल्बर्ट और महात्मा गांधी में क्या चीज मुश्तरक है? ये सब लोग सब्जी खोर थे। मॉडल करने के लिए कोई बुरे लोगों का ग्रुप तो नहीं, ठीक है ना? जहां तक डेयरी की अशिया का ताल्लुक है, बाज़ सूरतों में वो और भी नुकसानदेह होते हैं। हर जानवर का दूध इसी जानवर के लिए अज्जा की सही तनासुब के लिए होता है। गाय समेत दूसरे जानवरों का दूध पीना भी बहुत से मसाइल जन्म दे सकता है। मिसाल के तौर पर गाय के दूध में मौजूद नशनुमा के ताकतवर हार्मोन्स एक बछड़े को जन्म देने के लिए तश्कील दिए गए हैं। याद रहे, बछड़े का वजन पैदाइश के वक्त 90 पाउंड होता है और 2 साल बाद जवानी की हालत में 1000 पाउंड तक पहुंच जाता है। इंसानी बच्चे से मवाजना करें जो 6 से 8 पाउंड का पैदा होता है और 21 साल बाद जिस्मानी बलोगत को पहुंचने तक 100 से 200 पाउंड तक बढ़ता है। हमारी आबादी पर इसके असरात के बारे में खासी मुतजाद आरा पाई जाती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के माहिर डॉक्टर विलियम एलिस कहते हैं, अगर आप एलर्जी पैदा करना चाहते हैं दूध पिएं। अगर आप अपने जिस्मानी निजाम में रुकावटें चाहते हैं तो दूध पिएं। इसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन को सही तरह जुज़्व बदन बना पाते हैं। गाय के दूध में बुनियादी प्रोटीन केसीन होता है जो गाय के जिस्मानी निजाम सेहत के लिए जरूरी होता है, मगर डॉक्टर विलियम की तहकीक के मुताबिक शीर खार और जवान दोनों ही इंसानों के लिए कैनवियन का हजम करना खासा मुश्किल होता है। इसके मुताले के मुताबिक शीर खार बच्चों में इसकी 50% या इससे ज्यादा मिकदार हजम नहीं हो पाती। जुज़वी तौर पर हजम शुदा ये प्रोटीन इंसानी खून के बहाव में शामिल होकर मुख्तलिफ एलर्जीज पैदा करता है। जाहिर है इन जुज़वी हजम शुदा प्रोटीन्स को हटाने का इजाफी बोझ जिगर पर जा पड़ता है और बिल आखिर यह गैर जरूरी बोझ निज़ामे इखराज पर जाता है। इसके बरक्स लैक्टिक बोमेन इंसानी दूध का बुनियादी प्रोटीन इंसान के लिए हजम करना ज्यादा आसान होता है। कैल्शियम के हुसूल के लिए दूध के इस्तेमाल का जहां तक ताल्लुक है, डॉक्टर विलियम का कहना है कि 25,000 लोगों के खून के टेस्ट करने के बाद पता चला कि जो लोग 3, 4 या 5 गिलास दूध रोजाना पीते हैं इनके ब्लड कैल्शियम की सतह सबसे कम थी। मुनासिब कैल्शियम के लिए सब्ज सब्जियां, मक्खन या मेवे खाने चाहिए। इनमें बेतहाशा कैल्शियम होता है और जिस्म इसे बआसानी इस्तेमाल भी कर सकता है।
یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ بہت زیادہ کیلشیم استعمال کریں گے تو یہ آپ کے گردوں میں جمع ہو کر پتھری کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا جسم خون کے ارتکاز کو نسبتاً نچلی سطح پر رکھنے کے لیے آپ کے کھائے ہوئے 80% کیلشیم کو مسترد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو کیلشیم کی زیادہ ہی فکر ہے تو دودھ کے علاوہ بھی اس قسم کے مختلف ذرائع ہیں۔ مثلاً دودھ کا ہم وزن سبز شلجم اس کی نسبت 2 گنی کیلشیم کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم اکثر ماہرین کے نزدیک کیلشیم کے متعلق لوگوں کی فکر عموماً بے جا ہوتی ہے۔ دودھ کا جسم پر بنیادی اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے سخت بلغمی مادہ بنتا ہے اور چھوٹی آنت میں ہر طرف پھیل کر اس کا راستہ روکتا ہے اور اس طرح جسم کی فعالیت کو متاثر کرتا ہے۔ جہاں تک پنیر کا تعلق ہے تو یہ دودھ کی جمی ہوئی کونسنٹریٹڈ شکل ہے۔ 1 پاؤنڈ پنیر بنانے میں 5 پاؤنڈ دودھ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں صرف فیٹس کی موجودگی ہی اس کے کم استعمال کی مناسب وجہ بنتی ہے۔ ہاں، اگر پنیر کھانا ہی ہے تو بہت سارے سلاد کے ساتھ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیجئے۔ اس طرح پنیر کے مضر اثرات کے مقابلے کے لیے پانی کے عنصر سے بھرپور غذا موجود ہوگی۔ بعض لوگوں کے نزدیک پنیر سے دوری خاصا تکلیف دہ تصور ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو پیزا اور بری کا بہت شوق ہے۔ یوگرٹ یہ بھی اتنی ہی بری ہے۔ آئس کریم یہ بھی آپ کے لیے کوئی شاندار چیز نہیں، لیکن اس مزیدار ذائقے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ برفیلے کیلوں کو جوسز کے ذریعے نکال کر آئس کریم کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کاٹیج چیز پنیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ کاٹیج چیز کو گاڑھا کرنے اور اسے اکٹھا رکھنے کے لیے اکثر ڈیریز کیا کرتی ہیں؟ پلاسٹر آف پیرس کیلشیم سلفیٹ استعمال کرتی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، وفاقی معیار میں بھی اس کی اجازت ہے، تاہم کیلیفورنیا میں اس کا استعمال خلاف قانون ہے۔ تاہم یہ کسی بھی ریاست سے کیلیفورنیا بھیجا جا سکتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک صاف ستھری بنا رکاوٹ خون کے بہاؤ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میں پلاسٹر آف پیرس ملانا شروع کر دیا جائے؟ ان ڈیری مصنوعات کے بارے میں ہم نے ایسی باتیں پہلے کیوں نہیں سنی؟ کئی وجوہات ہیں۔ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات اور ذہنی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت ڈیری کی اضافی پیداوار کو ٹھکانے لگانے کے لیے $2.5 بلین سالانہ خرچ کر رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حکومت کی نئی حکمت عملی یہ ہے کہ ڈیری مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور دوسری طرف بڑی عجیب بات ہے، زیادہ فیٹس چکنائی کے استعمال کے مضر اثرات سے آگاہی کے لیے زبردست اشتہار بازی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے گوداموں میں 1.3 بلین پاؤنڈ خشک دودھ، 4 بلین پاؤنڈ مکھن اور 900 ملین پاؤنڈ پنیر کا ذخیرہ موجود ہے۔ ڈیری صنعت کے متعلق یہ کہنے کا مقصد قطعاً اس پر حملہ آور ہونا نہیں۔ میرے خیال میں ڈیری کے شعبے کے لوگ انتہائی محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی مصنوعات کا استعمال لازم کروں۔ مجھے بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ میرے وجود اور میرے بہتر جسمانی حالت کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوا کرتا تھا۔ پیزا میرا پسندیدہ غذا تھی، میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب سے چھوڑا ہے خود کو اتنا چاقو چوبند محسوس کرتا ہوں کہ اگلے 1,00,000 سال میں بھی دوبارہ اسے ہاتھ لگانا نہیں چاہوں گا۔ فرق بیان کرنے کی کوشش ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو گلاب کی خوشبو کے بارے میں بتایا جائے جس نے کبھی اسے سونگھا ہی نہیں۔ ممکن ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ بھی اس خوشبو کو سونگھنے کی کوشش کریں۔ دودھ نہ لینے کے ساتھ دوسری ڈیری مصنوعات کو 3 دن کے لیے محدود کر دیں اور اپنے جسم میں پیدا شدہ نتائج محسوس کریں۔ یہ ساری کتاب آپ کی معلومات کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ کیا فائدہ مند ہے اور کیا بیکار، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان سارے اصولوں کو آزما کیوں نہ لیا جائے؟ ان 6 اصولوں کو اگلے 10 یا 30 دن تک یا ساری زندگی تک کے لیے آزمائیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ کیا یہ سب آپ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اور توانائی کی اعلیٰ سطح جنم دینے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اہم بات بتاتا چلوں، اگر آپ مؤثر انداز میں اس طرح سانس لینے لگیں جو آپ کے لیمف سسٹم کو متحرک کر سکے اور اپنی غذا کا صحیح کمبینیشن استعمال کریں، بھرپور پانی کے جز پر مشتمل 70% خوراک لیں، تو پتا ہے کیا ہوگا۔ یاد ہے ڈاکٹر برائس نے پانی کی طاقت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا آپ نے کسی ایسی عمارت میں جہاں سے نکلنے کے راستے بہت کم ہوں آگ بھڑکتے دیکھی ہے؟ ہر شخص
इसी खारजी रास्ते की तरफ दौड़ लगा देता है। आपका जिस्म भी इसी तरह काम करता है। ये सालों से जमा शुदा गंदगी और कूड़ा करकट की सफाई का काम शुरू कर देगा और इसे तेजी से अंजाम देने के लिए पूरी तवानाई लगाएगा तो मुमकिन है अचानक आपको शदीद नज़ला जुकाम हो जाए। क्या इसका मतलब है कि आपको जुकाम हो गया है? नहीं, आपने जुकाम खाया है। बरसों पुरानी तकलीफ दे ग़िज़ाई आदतों की वजह से आपने नज़ला जुकाम पैदा किया है। अब आपका जिस्म बरसों की जमा शुदा फजूल मादे और इजाफी चीजें बाहर निकालने के लिए इन मखसूस आज़ाद को तवानाई दे रहा है जो इनके अखराज के लिए मुस्तामिल हैं। बाज़ लोगों के टिश्यूज से जहरीला मादा खारिज होकर खून के बहाव में शामिल होकर हल्का फुल्का सरदर्द भी कर सकता है। एक्सीड्रेंट लेंगे? नहीं। आप इन जहरीले मादों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, अंदर या बाहर? भरे बलगमी मादे को आप अपने रुमाल में लाना चाहते हैं या अपने फेफड़ों पर जमाना? बरसों पुरानी गलत आदतों की सफाई के लिए ये मामूली कीमत तो अदा करना ही होगी। अक्सर लोगों को कोई मनफी एहसास कतई नहीं होगा, वो सिर्फ ज्यादा तवानाई और चौकसी महसूस करेंगे। किताब की सहामत को मलहूज रखते हुए ग़िज़ा के बारे में कई मौज़ूआत, चिकनाई, तेल, शुगर, सिगरेट वगैरह को छेड़ा नहीं गया। मेरा ख्याल है इस बाब के मुताले के बाद आप अपनी ज़ाती सेहत के मुतालिक खुद भी तहकीक और जुस्तजू का सिलसिला जारी रखेंगे। याद रखिए, हमारी जिस्मानी फालियत की क्वालिटी हमारे तसव्वुरात और रवैयों पर असरअंदाज होती है। आए दिन हमारे मुशाहिदे में आता है कि उल्टी सीधी अमरीकी खुराक, फास्ट फूड, ज़िमनी ग़िज़ाएं और केमिकल्स के जिस्म में बेकार अशिया को ज़ख़ीरा करने का बायस बन रही हैं और ये फजूल मादा ऑक्सीजन और जिस्म की बढ़ती तवानाई की सतह को बदल डालती हैं। नतीजा कैंसर से क्राइम तक कुछ भी निकल सकता है। मैंने जिंदगी में ग़िज़ा से मुतल्लिक मुजरिमाना गफलत के शिकार एक खपती लड़के के अहवाल से ज्यादा कोई खौफनाक सूरत हाल नहीं देखी। एलेक्जेंडर स्काउस ने अपनी किताब ग़िज़ा, जुर्म और मुजरिमाना गफलत में इसकी कैफियत इस तरह बयान की है। नाश्ते में वो लड़का 5 कप शुगर स्नैक्स, चिकना मेवा और दूध के 2 गिलास लिया करता था। स्नैक के तौर पर 1 फुट तवील लिकोरिस और 6 इंच लंबे 3 बीफ जर्की स्टिक्स लेता था। लंच में वो 2 हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कुछ और लिकोरिस, थोड़ी सी सब्ज फलियां और ना होने के बराबर सलाद लिया करता था। रात के खाने से पहले वो थोड़ी सी डबल रोटी और चॉकलेट मिला दूध लेता। फिर वो सफेद डबल रोटी के साथ पीनट बटर और जेली सैंडविच लेता। टमाटर के जूस का डब्बा और 10 आउंस का कोई ठंडा शरबत लेता। बाद में वो आइसक्रीम का प्याला, एक मैराथन कैंडी बार और पानी का छोटा सा ग्लास लिया करता। एक जिस्म कितनी चीनी बर्दाश्त कर सकता है? पानी के अज्जा पर मुश्तमिल कितनी ग़िज़ा वो ले रहा था? क्या इसका ये कॉम्बिनेशन सही था? एक माशरे में जहाँ बच्चों को इससे बहुत कम मुमासिल ग़िज़ा मिलती है, वहाँ भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये ग़िज़ाएं इसकी जिस्मानी फालियत, इसकी ज़हनी कैफियत और इसके रवैये को मुतासिर नहीं कर रही होंगी? आप शर्त लगा सकते हैं, एक माहिर ग़िज़ाइयत के रवैये से मुतल्लिक सवाल नामे के मुताबिक जब इस 14 साल लड़के को चेक किया गया तो दर्ज झेल असरात सामने आए। सो जाने के बाद मैं अचानक उठ जाता हूँ और दोबारा सो नहीं पाता। सर दर्द होता रहता है, जिल्द पर चुभन या सोजिश होती है, मेरा पेट या आंतें अपसेट रहती हैं, जिल्द पर काले नीले निशानात या खराश उभर आते हैं, रात को खौफनाक ख्वाब दिखाई देते हैं, मैं बेहोशी या गनूदगी की कैफियत महसूस करता हूँ, ठंडे पसीने आते हैं, भूख लगती है, ना खाने से वशी की कैफियत हो जाती है, चीजें अमूमन भूल जाता हूँ, खाने पीने की अक्सर चीजों में चीनी मिलाता हूँ, बेचैन रहता हूँ, दबाव की हालत में काम नहीं कर सकता, चीजों के मुतल्लिक फैसला करना दोभर हो जाता है, डिप्रेस रहता हूँ, चीजों के बारे में मुसलसल परेशान रहता हूँ, कंफ्यूज रहता हूँ, बिला वजह घबराहट का शिकार हो जाता हूँ, छोटी बातों पर बिला वजह ज्यादा तवज्जो देता हूँ और आसानी से गुस्सा आ जाता है, खौफजदा हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, बहुत जज्बाती हूँ, बिला वजह चीखने लगता हूँ। इसने अपनी इसी ख्वाहिश पर काबू पाने के लिए मेरी मदद मांगी, क्योंकि इसकी ख्वाहिश के हाथों इसका ग़िज़ाई प्रोग्राम और सेहत दोनों ही खतरे से दो चार थे। मैंने इससे KFC चिकन खाने की अंदरूनी तस्वीर बनाने के लिए कहा। लम्हे भर में इसके मुंह से डाल टपकने लगी। फिर मैंने इससे इसकी अंदरूनी तस्वीर की बसरी, समय, लिम्सियाती
اور ذائقے کی ذیلی جہتیں تفصیلاً بیان کرنے کو کہا۔ یہ خاکہ بائیں جانب اوپر کی سمت تھا، پورے قد و قامت لائف سائز کا، متحرک، مرتکز اور رنگین۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے سن رہا تھا، واہ بہت ہی مزیدار ہے۔ ساتھ ساتھ وہ کھا بھی رہا تھا۔ خستگی اور حرارت کا احساس اسے بہت پسند تھا۔ پھر میں نے اسے اس کی نفرت انگیز خوراک کو تصویر کرنے کے لیے کہا، جس کا خیال آتے ہی اسے قے آنے کا احساس ہونے لگا۔ گاجریں، مجھے اس کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ مجھے گاجر کا جوس پیتے دیکھ کر اس کا رنگ ہمیشہ بدل جایا کرتا تھا۔ میں نے گاجروں کی ذیلی جہتوں کی تفصیل اس سے بیان کرائی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے متلی کا سا احساس ہونے لگا۔ اس نے بتایا کہ گاجریں بائیں جانب نچلی سمت کو ہیں، گہری اور جسامت میں چھوٹی، غیر متحرک اور سرد انگیز کیفیت کی حامل ہیں۔ اس کی سمعی تصویر بتا رہی تھی، یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں، میں انہیں قطعاً کھانا نہیں چاہتا، مجھے ان سے نفرت ہے۔ اس کی لمسیاتی اور ذائقے کی حسیات سرد مہری، بے اعتنائی اور بد ذائقگی کی صورتحال میں پھنسی تھی۔ میں نے اسے تخیل میں ہی کچھ کھانے کو کہا۔ واقعتاً اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس نے کہا، میں سب کچھ پھینک کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ KFC اور گاجروں کے درمیان اس کی پیش کردہ تصاویر کے سارے فرق کا پورا جائزہ لینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی صحت کو بہتر بنانے میں معاون غذا کے لیے ان دونوں کے متعلق اپنی سوچ بدل سکتا ہے؟ اس نے انتہائی یاس انگیز انداز میں کہا، ہاں ضرور، میں ایسی بہت سی آوازیں روزانہ سنتا رہتا ہوں۔ سو میں نے اس سے ساری ذیلی جہتیں بدلوا دیں۔ میں نے اس سے چکن کی تصویر بائیں جانب نیچے کو اتروائی۔ ایک دم اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس تصویر کو غیر واضح اور چھوٹی جسامت کی اور غیر متحرک کرایا اور اس سے یہ لفظ کہلوائے، یہ کھانا بےہودہ ہے، میں اسے کھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس سے وہ لہجہ نکلوایا جو وہ گاجروں کے بارے میں کہتے ہوئے استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس سے چکن کا تصور کرایا، یہ کتنا بد ذائقہ ہے، جلا بھنا اور سڑا ہوا، چپچپا، نرم، غرض انتہائی بےہودہ۔ دوبارہ اس کی طبیعت خراب دکھائی دینے لگی۔ میں نے اسے ایک ٹکڑا کھانے کو کہا اور اس نے واقعتاً نفی میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ چکن اب اس کے ذہن کو وہی سگنلز دے رہا تھا جو پہلے گاجر دیا کرتی تھی، اس لیے اس کے احساسات بھی اسی طرح کے ہو گئے۔ آخر میں اس نے اسے چکن کا لقمہ دینے کے لیے کہا اور اس نے کہا، میرا خیال ہے میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ذہن میں گاجر کی تصاویر کو پکڑا اور اس کے ساتھ بالکل برعکس عمل کیا۔ میں نے یہ تصویریں ذہن کے دائیں جانب اوپر کو کرنے اور انہیں پوری جسامت، روشنی، ارتکاز دینے اور رنگین بنانے کو کہا۔ پھر اسے اس کی مخصوص لہجے میں خود سے کہنے کے لیے آمادہ کیا، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، اور وہ تصویر میں کھاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہا تھا اور اس میں خستگی اور حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے گاجریں پسند تھیں۔ اس رات ہم ڈنر کے لیے گھر سے باہر گئے اور اس نے اپنی شعوری زندگی میں پہلی بار گاجر کا آرڈر دیا۔ اسے اس کا خوب لطف آیا، حالانکہ ہم وہاں KFC سے گزر کر ہی گئے تھے۔ اس وقت سے گاجریں اس کی ترجیحی غذا میں شامل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال میری بیوی بیکی کی بھی تھی۔ میں نے 5 منٹ میں اس کا حل نکال لیا۔ چاکلیٹ کی ذیلی جہتیں، مٹھاس، بالائی، بھرپور غذائیت، ایک ایسی غذا سے تبدیل کرائی جسے کھانے سے اسے شدید بدمزگی اور متلی کا احساس ہوتا۔ وہ دن اور آج کا دن اس نے چاکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس باب میں بیان کردہ 6 اصول اپنانے سے آپ اپنی پسند کی صحت کا مقصد آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مہینہ بھر ان اصولوں اور تصورات کو عملی جامہ پہنائیے اور پھر خود میں آتی مثبت تبدیلیاں ملاحظہ کیجیے۔ مناسب غذا اور مؤثر سانس لینے کے ذریعے اپنی بائیو کیمسٹری کے تبدیل شدہ نتائج دیکھیے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے دن کا آغاز گہرے، صاف ستھرے، طاقتور ایسے 10 سانسوں سے کریں جو آپ کے اندرونی سسٹم کو چاکو چوبند کر دے۔ آپ خود کو توانا، خوشباش محسوس کریں اور اپنی جسمانی حرکات و سکنات پر آپ کو مکمل قابو ہو۔ آپ گوشت اور ڈیری کے استعمال کی بجائے صحت مند، صاف ستھری اور آبی اجزاء پر مشتمل خوراک لینا شروع کر دیں۔ آپ خوراک کے صحیح کمبینیشن لینے لگیں تاکہ آپ کی توانائی مطلوبہ جگہوں پر ہی صرف ہو۔ رات کو سوتے وقت آپ کو بخوبی علم ہو کہ آپ نے اپنی توانائی
और बशाशत के हाथों सारा दिन जो भी काम करना चाहा कर डाला। आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाकई महसूस हो, ऐसी तवानाई जिसका पहले आपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। हर चीज आपकी दस्तरस में है, थोड़े से नज़्म ज़ब्त की जरूरत है और बस एक दफा आपने अपनी पुरानी आदतों का दायरा तोड़ डाला तो दोबारा कभी इनकी तरफ नहीं जाएंगे। हर मुनज़्ज़म कोशिश के लिए कई गुना रिवॉर्ड होता है, सो इसे कर डालिए, फौरन शुरू कीजिए और ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। अब जबकि आपको मालूम है कि बेहतरीन नताइज के हसूल के लिए खुद को बेहतरीन कैफियत में कैसे लाया जाता है, आइए दरियाफ्त करते हैं। अदब सराय। सेक्शन 2, कामयाबी का हतमी फार्मूला। 11वां बाब, हदूद का खात्मा। आप क्या चाहते हैं? कामयाबी सिर्फ एक ही होती है, अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में गुजारने के काबिल होना। क्रिस्टोफर मोरले। मैंने किताब के पहले हिस्से में अपने ख्याल के मुताबिक हतमी ताकत में मुस्तामिल आलात पर गुफ्तगू की। अब आप इन टेक्निक्स और बसीरत दोनों से मालामाल हैं जो आपको दूसरे लोगों के से नताइज पैदा करने और इनके इक़दामात को मॉडल करने के तरीक़ेकार दरियाफ्त करने में मदद देते हैं, ताकि आप भी इसी तरह के नताइज पैदा कर सकें। अपने ज़हन की रहनुमाई और अपने जिस्म की मदद करना भी आपने जान लिया। अपनी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाना और दूसरों की ख्वाहिशात के हसूल में मदद देना भी आपके इल्म में है। यहाँ एक अहम सवाल उभरता है, आप चाहते क्या हैं? जिन लोगों को आप चाहते हैं, इनकी निगहदाश्त करते हैं, वो क्या चाहते हैं? किताब का दूसरा हिस्सा भी इसी तरह के सवालात पूछता है, इनमें तमीज करता है और वो रास्ते तलाश करता है जिनके जरिए आप अपनी सलाहियतों को इंतहाई शानदार, मौसर और मुंतखब अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। ये तो आप जानते ही हैं कि माहिर निशानाबाज कैसे बना जाता है। अब आपको सही निशाने या टारगेट्स तलाश करना है। अगर आप अच्छे नजरिए से तही हैं तो इन ताकतवर आलात का भी कोई फायदा नहीं। आप दुनिया में बनाया गया अजीम तरीन कटर लेकर जंगल में मारे मारे फिरते रहें, आप इससे करेंगे क्या? अगर आपको इल्म हो कि कौन सा दरख्त काटना है और क्यों, तो दरअसल आपको सूरत हाल पर कंट्रोल करना होगा। और अगर आप ला इल्म है तो आपके पास एक लाजवाब आला जरूर होगा, मगर बेकार और बेफायदा। हम पहले ही जान चुके हैं कि आपके अबलाग की क्वालिटी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी है। किताब के इस हिस्से में हम अबलाग की महारतों का दोबारा जायजा लेंगे। इनसे आप मौजूदा सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। हिकमत अमली की तश्कील देने की सलाहियत बहुत अहम है, ताकि आपको अपनी मंजिल का वाज़िया इल्म हो और इन चीज़ों का भी जो आपको वहां पहुंचाने में माविन हो सके। आगे चलने से पहले जरा ये जायजा ले लें कि हमने अब तक क्या आगाही हासिल की है। बुनियादी बात का आपको इल्म है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं। आपके पास मॉडलिंग की ताकत है, कमाल फन को डुप्लीकेट किया जा सकता है। अगर दूसरे लोग कोई काम कर सकते हैं तो आप इन्हें सही तरीके से मॉडल करके बिल्कुल वही काम सरअंजाम दे सकते हैं, चाहे ये आग पर चलना हो या मिलियन डॉलर कमाना या शानदार ताल्लुकात पैदा करना। आप मॉडल कैसे करते हैं? आपको ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि तमाम नताइज इक़दामात के बाज़ खास सेट के जरिए पेश किए जाते हैं। हर नतीजे का कोई सबब होता है। अगर आप किसी शख्स से इक़दामात ज़हनी और जिस्मानी दोनों को इसी की तरह जन्म दे सकें तो आप वही हतमी नतीजा भी जन्म दे सकते हैं। आप किसी शख्स के ज़हनी इक़दामात से मॉडलिंग शुरू करें, इब्तदा इसके निज़ाम ख़यालात से हो, फिर आप इसकी ज़हनी साख्त की तरफ जाएं और आखिर में आप इसकी जिस्मानी फ़ालियत को अक्स करें। इन तीनों मराहिल को मौसर और आला तरीके से तय कीजिए और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको इल्म है, कामयाबी या नाकामी यकीन से मशरूत होती है। आपको कोई काम कर लेने का यकीन है या इसे ना कर सकने का, दोनों सूरतों में आप सही हैं। अगर आपके पास कुछ करने की महारत और जराए मौजूद है, तब भी अगर आप खुद को वो काम अंजाम देने के अहल नहीं समझते तो दरअसल आप वो न्यूरोलॉजिकल रास्ते बंद कर देते हैं जो इस काम को मुमकिन बना सकते थे। जब आप खुद को किसी काम के करने का अहल समझते हैं तो आप इन रास्तों को खोल देते हैं जो आपको वो काम कर डालने के जरिए मुहैया कर सकते हैं। आपको हतमी कामयाबी का फार्मूला भी मालूम है। अपने महसिल को पहचानिए। इसे जानने के लिए
हिस्सी तवानाई सेंसरी इक्विटी की नशोनुमा कीजिए। काम आने वाली तब्दीलियों को समझने के लिए मुतवातर अपने रवैये में तब्दीली के लिए लचक पैदा करते रहें। आप अपने मकसद तक जा पहुंचेंगे। अगर आप इसे हासिल नहीं कर पाते तो क्या आप नाकाम हो गए? अपनी कश्ती की रहनुमाई करते हुए किसी मल्लाह की तरह आपको सिर्फ अपना रवैया बदलना है और आप अपना हदफ हासिल कर लेंगे। तवाना कैफियत रिसोर्सफुल स्टेट में होने की कुव्वत से भी आपको आ गई है और आपको ये भी इल्म है कि अपनी जिस्मानी फालियत और अंदरूनी तस्वीर को किस तरह मुतवाज़न करना है ताकि वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपके काम आ सकें, आपको तकवीयत दे सकें। आपको पता है कि अगर आपको कामयाबी की लगन है तो आप इसे हासिल कर लेंगे। लोग सुस्त नहीं होते, इनके मकासद बेकार होते हैं, यानी ऐसे मकासद जो इनमें जोश और वलवला जन्म नहीं दे पाते। एंथनी रॉबिन्स। एक अहम नुक्ता और इस प्रोसेस में एक नाकाबिले यकीन तहरीक डायनामिज्म पोशीदा है। आप जितने वसाइल बढ़ाते हैं इतनी ही ताकत आपके पास आ जाती है। जितना ताकतवर आप महसूस करते हैं इतने ही ज्यादा बड़े वसाइल और ज्यादा ताकतवर कैफियत के हामिल हो जाते हैं। सवें बंदर के रवैये नामी एक मामले से मुतल्लिक एक कमाल का तर्जियाती मुतालिया सामने आया है। जिंदगी का मद्दो जज़र नामी किताब में माहिर हयातियात लॉयल वॉटसन ने बंदरों के एक कबीले के मुतल्लिक वाकया बयान किया है। ये बंदर जापान के करीब किसी जजीरे में रहते हैं। मीठे आलू इस जजीरे में नई खुराक के तौर पर गालबन उगाए गए। इन्हें बंदरों ने उठाया तो इस पर मिट्टी और रेत जमी हुई थी। पहली खुराक के लिए इन्हें खाने के सिवा कुछ भी नहीं करना होता था। चुनाचा बंदर इस गंदी गजा को खाने में हिचकिचाहट का शिकार थे। फिर एक बंदर ने आलू को नदी के पानी से धोकर यह मसला हल कर दिया। फिर इसने यही अमल अपनी माँ और दूसरे साथियों को सिखा दिया। फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। एक बार एक खास तादाद ने, फर्ज कीजिए 100 बंदरों ने, ये आगाही हासिल कर ली तो दूसरे बंदरों ने, जिनका इनसे कोई राब्ता नहीं था, खास तौर से दूसरे किनारे पर रहने वाले बंदरों ने ये आगाही खुद ब खुद हासिल कर ली। इन किनारों पर रहने वाले बंदरों के माबैन कोई तबई राब्ता मुमकिन ही नहीं था, लेकिन यह रवैया खुद ब खुद न जाने कैसे फैल गया। ये कोई एक मिसाल नहीं, बहुत से ऐसे वाकयात हैं जहां लोग बाहमी तौर पर किसी भी राब्ते के मुमकिन ना होने के बावजूद यकसा रवैये अपनाते हैं। किसी माहिर तबियात के जहन में कोई नजरिया आता है, कहीं और 3 दीगर तबी माहिरीन भी इस नजरिए तक पहुंच जाते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? सही तरह तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन डेविड बोहम और रूपर्ट शेल्ड्रक जैसे कई मारूफ साइंसदानों और ज़हनी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि एक इज्तमाई शऊर होता है जिससे हम सब मुस्तफीद हो सकते हैं, और जब हम अपने यकीन और इर्तिकाज़ और इंतहाई जिस्मानी फालियत के जरिए खुद को सही तरतीब देते हैं तो हम इज्तमाई शऊर में गोता लगाने की राह निकाल लेते हैं। जिंदगी की इस बुलंद तरीन सतह के साथ हमारे जिस्म, हमारे जहन और हमारी कैफियत किसी इंतहाई मतवाजन आले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन अज्जा में बेहतर हम आहंगी और तरतीब आपको ज्यादा आगही और बेहतर जज्बात तक रसाई का मौका फराहम करती है। जिस तरह हमारे लाशऊर से मालूमात फिल्टर होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे खारिज से भी मालूमात हमारे अंदर फिल्टर हो सकती हैं, बशर्ते कि हम इसे वसूल करने की मुमकिन तवाना कैफियत में हों। इस अमल का इंतहाई बुनियादी जुज़्व ये जानना है कि आप चाहते क्या हैं। हमारा लाशऊर मुसलसल इस अंदाज में मालूमात को प्रोसेस करता रहता है कि हमें मखसूस सिमतों में हरकत पजीरी मिल सके। लाशऊरी सतह पर भी जहन तस्वीरों की उखाड़ पछाड़, इनका खात्मा या इन्हें अमूमी रंग देने का अमल करता रहता है। चुनांचे जहन के मौसर तरीके से काम करने से पहले हमें अपने मतलूबा अहदाफ का वाज़ेह तस्वुर बनाना चाहिए। मैक्सवेल मॉल्टिस इसे नफ्सियाती साइबरनेटिक्स का नाम देता है। इसने अपनी किताब का नाम भी यही रखा है। जहन में वाज़ेह हदफ मौजूद हो तो वो इस पर इर्तिकाज़ करके रहनुमाई कर सकता है और बार बार यही अमल दोहरा सकता है। जब तक मतलूबा हदफ तक रसाई ना हो जाए, वाज़ेह हदफ की गैर मौजूदगी में सारी तवानाई ज़ाया जाती है। बिल्कुल इसी शख्स की तरह जो जंगल में एक बेहतरीन कटर लिए खड़ा है मगर इसे अपने मकसद का कतई इल्म नहीं। अपनी तवानाई के भरपूर इस्तेमाल के लिए लोगों की सलाहियतों में फर्क दरअसल बराह रास्त इनके अहदाफ से मुतासिर होता है। सन 1953 में
येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के एक तज्जिये से इस नुक्ते पर वाज़िह रोशनी पड़ती है। इंटरव्यू किए जाने वाले तलबा से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने वाज़िया और ख़ास अहदाफ के मुतल्लिक और इनके हसूल के लिए मनसूबा बंदी को तहरीरी शक्ल दी है। सिर्फ 3% तलबा ने अपने अहदाफ और मनसूबों को तहरीरी शक्ल दी थी। 20 साल बाद सन 1973 में तज्जिया निगारों ने सन 1953 के इन्हीं ग्रेजुएट से दोबारा राब्ता किया तो पता चला कि अपने मनसूबों को तहरीरी शक्ल देने वाले 3% तलबा माली तौर पर बाकी 97% तलबा की इज्तमाई माली पोजीशन से भी कहीं ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर थे। जाहिर है ये जायजा सिर्फ लोगों के माली इर्तफा के बारे में था। ताहम इंटरव्यू लेने वालों ने ये भी दरियाफ्त किया कि जाती तौर पर भी तहरीरी मनसूबों के हामिल अफराद 3% बाकी की निस्बत ज्यादा खुश और मुतमईन थे। हदफ बनाने की ये ताकत है। इस बाब में आप अपने मकासद, ख्वाबों और ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाना सीखेंगे। आप क्या चाहते हैं और इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसे अपने जहन में वासिया और ठोस शक्ल देने के लिए आगही लेंगे। क्या आपने तस्वीर की जुजियात को जाने बगैर इसके मुख्तलिफ टुकड़ों को इकट्ठा करने वाला मामला हल करने की कोशिश की है? यही कुछ इस वक्त पेश आता है जब आप अपने मकसद के बारे में सोचे बगैर अपनी जिंदगी को मुज्तमा करने लगते हैं। जब आपको अपने मकसद का इल्म होता है, आप अपने जहन को आसाबी निज़ाम की जानिब से वसूल होने वाली इंतहाई तरजीही मालूमात की वाज़िह तस्वीर भेज रहे होते हैं। इसे मुस्तैद और फ़ाल होने के लिए आप वाज़िह पैगाम दे रहे होते हैं। फतह इब्तदा के साथ ही शुरू हो जाती है। नामालूम। बहुत से लोग, इनमें से कई अफराद को हम सभी जानते हैं, मुसलसल जहनी परागंदगी का शिकार रहते हैं। कभी वो एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ, कभी एक चीज आजमाते हैं, फिर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। एक रास्ते पर चलते हैं, फिर वापस होकर बिल्कुल ही मुखालिफ सिमत में चल पड़ते हैं। इनका मसला सीधा सा है, इन्हें इल्म ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। अगर आपको हदफ मालूम ही नहीं तो इसे निशाना कैसे बनाएंगे? इस बाब में आपको ख्वाब के मुतल्लिक आगही हासिल करना है, लेकिन इसके लिए मुकम्मल इर्तिकाज की जरूरत है। अगर आप इस बाब को महज पढ़ जाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। आपको कागज पेंसिल या वर्ड प्रोसेसर के साथ बैठना है। अगर आप वाकई कुछ जानने के ख्वाह हैं और इस बाब को 12 मरहलों पर मुश्तमिल हदफ सेट करने वाली वर्कशॉप समझना है, आरामदेह जगह का इंतखाब कीजिए। राइटिंग डेस्क, सूरज के करीब कोई टेबल, कोई भी जगह जो आपको खुशगवार लगे। ये जानने में घंटा 1.5 घंटा सर्फ कीजिए कि आप क्या होना, करना, इश्तराक करना, देखना और तख्लीक करना चाहते हैं। मुमकिन है ये वक्त आपके सर्फ करदा किसी भी वक्त से ज्यादा कीमती हो। आप हदफ तय करने और इनके मुमकिना नताइज मुतय्यन करने के बारे में बाखबर होने जा रहे हैं। आप इन रास्तों का नक्शा बनाने जा रहे हैं जिन पर अपनी जिंदगी में सफर करना चाहते हैं। आप ये वाज़ह करने जा रहे हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं और वहां किस तरह पहुंचना चाहते हैं। एक अहम वार्निंग इब्तिदा में ही जहन में रखिए, किसी भी इम्कान की कोई हद मुकर्रर करने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप अपनी जहानत और कॉमन सेंस को ही उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। अगर आप 4 फुट 11 इंच लंबे हैं तो NBA के आइंदा साल होने वाले मुकाबले में फतह के हसूल का फैसला करना यकीनन बेबाइनी है। कुछ भी कर लीजिए, ये मुमकिन ही नहीं होगा जब तक आप बैल्सन पर सवार होने की आला तरीन मश्क ना कर लें। दूसरी अहम बात कि आप अपनी तवानाई को इस जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे जहां इसके बेहतरीन नताइज मिल सकते थे। लेकिन आक़िलाना निगाह से देखा जाए तो आपके मुमकिना नताइज के लिए कोई हदूद नहीं हो सकती। महदूद मकासद महदूद जिंदगी को जन्म देते हैं। इसलिए आप अहदाफ मुकर्रर करने में अपने आप को मुमकिना हद तक फैलाइए, क्योंकि इसके हसूल का यही एक तरीका है। अपने अहदाफ को तय करने के लिए इन 5 उसूलों पर अमल कीजिए। नंबर 1, अपने महासिल आउटकम को मुस्बत अंदाज में बयान कीजिए। बताइए कि आप क्या वकूफ होता देखना चाहते हैं। अक्सर औकात लोग वो कुछ बयान करते हैं जो अपने मकासद के तौर पर वाक़या होता देखना नहीं चाहते। नंबर 2, मुमकिना हद तक तखसीस स्पेसिफिकेशन इख्तियार कीजिए। आपका मासिल कैसा दिखाई और सुनाई देता है, कैसा महसूस होता है, इसकी बू कैसी होती है। अपने मतलूबा नतीजे के बयान के लिए
अपनी तमाम हिस्से इस्तेमाल कीजिए। हतमी नुक्ता नजर से आपकी तफसील जितनी ज्यादा होगी, अपनी ख्वाहिश को जन्म देने के लिए आप इतना ही अपने जहन को तक़वियत दे सकेंगे। काम की तकमील की तारीख या मुद्दत की यकीनी हद भी मुकर्रर कीजिए। नंबर 3, मुशाहिदाती तरीक़ेकार बनाइए। ये मालूम कीजिए कि आप कैसे देखेंगे, कैसे महसूस करेंगे और अपने माहसिल के हसूल के बाद अपनी खारजी दुनिया में क्या देखना और सुनना चाहेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं तो अपना मकसद हासिल होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा? मुमकिन है वो नतीजा आप पहले ही हासिल कर चुके हों। मुमकिन है आप जीत रहे हों और स्कोर ना बढ़ा सकने की वजह से खुद को शिकस्त खुर्दा महसूस कर रहे हों। नंबर 4, कंट्रोल में रहिए। आपको अपने मकसद की शुरुआत करनी और इसे निभाना चाहिए। इसका ऐसे दूसरे लोगों पर इन्हिसार हरगिज नहीं होना चाहिए जो आपको खुश करने के लिए खुद को बदल डालते हैं। ये यकीनी बनाइए कि आपका मतलूबा नतीजा वही बातें मुनक्किस करता है जो आप बराह रास्त भी कर सकते हैं। नंबर 5, ये यकीन कर लीजिए कि आपका महसिल माहौलियाती तौर पर महफूज, पसंदीदा और मुस्तहकम है। अपने हकीकी मकसद के नताइज को मुस्तकबिल में प्रोजेक्ट कीजिए। आपका महसिल खुद आपके और लोगों के लिए लाजमन मुफीद होना चाहिए। मैं अपने सेमिनार्स में अमूमन एक सवाल पूछा करता हूँ, वही सवाल मैं यहाँ उठाता हूँ। अगर आपको मालूम होता कि आप नाकाम नहीं होंगे तो आप क्या करते? अगर आपको कामयाबी का मुकम्मल यकीन होता तो आपकी सरगर्मियों की नौयत क्या होती? आप किस तरह के इकदाम करते? हम सबको अपनी मतलूबा अशिया का थोड़ा बहुत इल्म तो होता है, बाज गैर वाज़िया होती हैं। ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा पैसा, जिंदगी से लुत्फ उठाने का ज्यादा वक्त वगैरह। ताहम अपने हयातियाती कंप्यूटर्स को तवानाई देने के लिए ताकि वो नताइज पैदा कर सकें, हम महज एक नई कार, नए घर या बेहतर मुलाजमत से ज्यादा तखसीस का हामिल होना पड़ेगा। अपनी फहरिस्त बनाते हुए इसमें बहुत सी चीजें ऐसी शामिल होंगी जिनके बारे में आपने सालों पहले सोचा होगा। बाज़ ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में आपने शऊरी तौर पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन अब आपको शऊरी तौर पर फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी तलब का इल्म ही ये तय करता है कि आप क्या हासिल करेंगे। खारजी दुनिया में कोई वाकया होने से पहले इसे पहले अंदरूनी दुनिया में वाकया होना चाहिए। यह खासी हैरतअंगेज बात है कि आपके मतलूबा हदफ की वाज़ेह अंदरूनी तस्वीर मिलने के बाद फिर क्या होता है। ये आपके जहन और जिस्म को इस मकसद के हसूल के लिए प्रोग्राम करती है। अपनी मौजूदा हदूद से आगे निकल जाने के लिए पहले हमें अपने जहनों में बेहतरी का मुशाहिदा करना होगा, तब हमारी जिंदगियों में भी वो अमली मुशाहिदा सामने आएगा। मैं इसके लिए एक जिस्मानी इस्तारा आपके सामने पेश करता हूँ। आइए आजमाइए, इसे आजमाइए। खड़े हो जाइए, पाँव में जरा सा फासला हो और आगे को निकले हुए हों। दोनों बाजू अपने सामने इस तरह सीधे लाइए कि वो फर्श के बिल्कुल मतवाजी हों। बाईं तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए इस हद तक मुड़िए जिस हद तक बआसानी मोड़ा जा सके। फिर वहां रुककर इस जगह के सामने मौजूद दीवार पर जहां आपकी उंगली का इशारा जाता है निशान नोट कीजिए। अब वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाइए, आंखें बंद कर ली और अपने जहन में इसे दोबारा मुड़ने की तस्वीर बनाइए। इस दफा जरा ज्यादा आगे जाएं, एक बार फिर, और इस दफा और ज्यादा आगे जाएं। अब आंखें खोल लें और फिर जिस्मानी तौर पर मुड़ें। नोट कीजिए क्या होता है। क्या आप खासा आगे तक मुड़े? बिलाशुबा यही हुआ। आपने पहले अपने जहन को गुज़िश्ता हदूद से आगे जाने के लिए प्रोग्राम करके एक नई खारजी हकीकत को जन्म दिया। इस बात के बारे में इसी तरह सोचिए ताकि आप अपनी जिंदगी में भी हदूद से आगे जा सकें। अब आप अपनी जिंदगी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने जा रही हैं। अमूमन आप जिंदगी में एक खास हद तक जा सकते थे, मगर अब अपने जहन में एक ऐसी हकीकत जन्म देने जा रहे हैं जो आपकी गुज़िश्ता मुशाहिदात से ज्यादा बड़ी है। फिर आप इस अंदरूनी हकीकत को खारजी शक्ल दे रहे होंगे। नंबर 1, अपने ख्वाबों, अपनी पसंदीदा अशिया, अपने अफ़ाल, अपनी तजसीम और इश्तराक के मामलात की एक फहरिस्त बनाइए। इन लोगों, जज्बात और जगहों को जन्म दीजिए जिन्हें आप अपनी जिंदगी का जुज़ बनाना चाहते हैं। फौरन बैठ जाइए, कागज पेंसिल संभाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। आपको बहर सूरत 10 से 15 मिनट तक
बगैर रुके अपनी पेंसिल को हरकत में रखना है। हरगिज ये ना सोचें कि वो मकसद किस तरह हासिल होगा, बस लिखते जाइए, कोई हदूदो क़यूद नहीं। मुमकिन हद तक इख्तिसार से काम लें ताकि आप फौरन ही अपने अगले मकसद तक पहुंच सकें। मुसलसल अपने कॉलम को मुतहर्रिक रखें। काम, खानदान, रिश्तों, ज़हनी, जज्बाती, समाजी, मादी और तबी कैफियत के वसी तनाजुर को इकट्ठा करने के लिए जितना वक्त आपको चाहिए वो लें। खुद को बादशाह समझें। याद रहे, हर चीज आपकी पहुंच में है। अपने मकसद से वाकफियत ही इस तक पहुंचने की पहली बुनियाद है। मकसद मुतय्यन करने का एक तरीका खेल भी है। अपने ज़हन को आज़ादाना आवारागर्दी करने दें। आपके सामने मौजूद हदूद आपकी अपनी पैदा करदा हैं। इनका वजूद है कहाँ? सिर्फ आपके ज़हन में। सो जब भी हदूद आपके सर पर सवार होने लगे, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ये काम तसव्वुर में कीजिए। अपने ज़हन में एक रेसलर की तस्वीर बनाइए जो अपने मुखालिफ को रिंग से बाहर फेंक रहा है, और फिर जब भी कोई हद या मजबूरी सामने आए, इसके साथ भी यही कीजिए। हद बंदी के ख्यालात को उठाकर ज़हन से बाहर फेंक दीजिए और ये करते हुए अपने अंदर मौजूद आज़ादी के एहसास से पूरी तरह आशना हो। ये पहला मरहला है। अब अपनी फहरिस्त बनाइए। नंबर 2, एक और एक्सरसाइज करते हैं। अपनी बनाई हुई फहरिस्त पर निगाह डालिए और ये अंदाजा लगाइए कि इन मकासद की तकमील कब तक उम्मीद कर सकते हैं। 6 माह में, साल में, 2 साल में, 5 या 10 साल में, 20 साल में। ये देखना खासा फायदेमंद होगा कि आप अपने मकासद के हसूल के लिए कितना वक्त देने जा रहे हैं। ये देखिए कि आपकी फहरिस्त किस तरह बनी। बाज लोगों को पता चलता है कि इनकी फहरिस्त में ऐसे मकासद मौजूद हैं जिनकी इन्हें आज ख्वाहिश है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इनके अजीम ख्वाबों की तकमील कहीं मुस्तकबिल बाईद में तमाम कामयाबियों और कामरानियों का हसूल एक तसव्वुराती मुद्दत में मुमकिन होगी। अगर आपके सारे मकासद मुख्तसर मुद्दती हैं तो आपको मख्फी कुव्वत और इम्कान के मुतल्लिक एक तवील तज्जिया करने की जरूरत है, और अगर आपके सारे मकासद तवील मुद्दत पर फैले हुए हैं तो आपको इन्हें ऐसे मराहिल में तरतीब देना होगा जो आपकी मुतवक्का मंजिल की तरफ आपकी रहनुमाई कर सकें। 1000 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। इब्तदाई और आखिरी मराहिल दोनों से ही आगे ही होना बहुत अहम है। अब मैं चाहूंगा कि आप एक और चीज आजमाएं। फहरिस्त में से इस साल के लिए चंद इंतहाई अहम मकासद अलहदा निकालें। ये ऐसी चीजें हों जिनसे आपका गहरा ताल्लुक हो। नंबर 3, अब मैं चाहूंगा कि आप एक और चीज को आजमाएं। फहरिस्त में से इस साल के लिए 4 इंतहाई अहम मकासद अलहदा निकाल लें। ये ऐसी चीजें हों जिनसे आपका गहरा ताल्लुक हो, आप इनके लिए बेपनाह जज्बाती हों और जिनके जरिए आपको इंतहाई सुकून और इत्मीनान हासिल हो। इन्हें लिख डालिए और अब वो वजूहात भी लिखें कि आप ये हर सूरत क्यों हासिल करना चाहेंगे। वाज़िया, मुख्तसर और मुस्बत रहिए। खुद को बताइए कि आप इन मकासद के हसूल के बारे में पूर्ण यकीन क्यों हैं और इनका अंजाम पाना आपके लिए अहम क्यों है। अगर कुछ करने के लिए आपके पास काफी वजूहात हैं तो आप यकीनन खुद से वो काम करा सकते हैं। किसी काम की तकमील की निस्बत इसे कर डालने का मकसद कहीं ज्यादा अहम मुहर्रिक होता है। मेरी शख्सी नशनुमा से मुतल्लिक मेरे पहले टीचर जिम रोहन हमेशा ये सबक याद करते थे कि अगर कुछ करने के लिए तुम्हारे पास काफी वजूहात हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी चीज की तकमील में पूरी लगन और महज ख्वाहिश के दरमियान फर्क सिर्फ वजूहात का होता है। जिंदगी में हमें बहुत सी चीजों की तमन्ना होती है, लेकिन दर हकीकत इनमें हमारी दिलचस्पी वक्ती होती है। हमें किसी चीज के हसूल में हर रुकावट खत्म करने की शदीद लगन होनी चाहिए। मसलन आप कहते हैं कि आप दौलतमंद बनना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मकसद है, लेकिन ये बात आपके ज़हन को कुछ ज्यादा नहीं बताती। अगर आप ये जानते हैं कि आप दौलतमंद क्यों बनना चाहते हैं, दौलतमंदी का आपके नजदीक क्या मफहूम है, तो इस मंजिल तक रसाई के लिए आप में कहीं ज्यादा तहरीक पैदा होगी। किसी चीज को क्यों किया जाए, इसे कैसे किया जाए की निस्बत कहीं ज्यादा अहम है। अगर आपके पास एक मुनासिब बड़ी क्यों है तो आप कैसे से आगही खुद ब खुद हासिल कर लेते हैं। अगर आपके पास काफी वजूहात हैं तो आप इस दुनिया में वाकईतन कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 4, अब अपनी तैयार करदा फहरिस्त अपने बुनियादी मकासद का नताइज मुतय्यन करने के 5 उसूलों के मुताबिक जायजा लीजिए। क्या आपके मकासद मुस्बत अंदाज में बयान किए गए हैं? क्या वो हिस्साती तौर पर मखसूस स्पेसिफिक सेंसरी हैं?
क्या इनका कोई मुशाहिदाती तरीक़ेकार है? इनके हसूल के बाद अपने मुशाहिदे की तफसील बताइए। वाज़ेह तर हिस्साती मफ़हूम में आप क्या देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे और कैसी बू महसूस करेंगे? ये भी नोट कीजिए कि आया इन मकासद को आप बरकरार रख सकेंगे? क्या ये माहौलियाती तौर पर आपके और दूसरों के लिए पसंदीदा है? अगर वो इनमें से किसी भी शर्त से मुतसादिम है तो इनमें मुनासिब तब्दीली ले आइए। नंबर 5, अगला मरहला, अपने मौजूदा अहम मसाइल की फहरिस्त बनाइए। कोई तामीराती प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त आपको अपने आलात से मुतल्लिक आगही का होना बहुत जरूरी है। अपने मुस्तकबिल का ताकतवर तसव्वुर बनाते वक्त आपको यही काम करना है। सो आप अपने मौजूदा तमाम जरूरी वसाइल की फहरिस्त बनाइए। किरदारी खसूसियात, दोस्त, माली ज़राए, तालीम, वक्त, तवानाई वगैरह। साथ ही तवानाइयों, महारतों, वसाइल और आलात की फहरिस्त भी तरतीब दें। नंबर 6, ये काम करने के बाद इन दिनों पर तवज्जो मुर्तकिज कीजिए जब आपने इन ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। जिंदगी में 3 से 5 तक ऐसे मौक़े ज़हन में लाइए जब आप इंतहाई कामयाब थे। कारोबार, खेल, माली मामलात या ताल्लुकात के इन दिनों के बारे में सोचिए जब आपने कोई आला कारकर्दगी दिखाई थी। ये स्टॉक मार्केट का कोई भी वाकया हो सकता है और अपने बच्चों के साथ गुजारा हुआ इंतहाई खुशगवार दिन भी। फिर इन्हें लिख डालिए। बताइए कि आपने क्या किया था जिसकी बदौलत आप कामयाब हुए। क्या खसूसियात या वसाइल थे जिनका आपने मौसर इस्तेमाल किया और वो क्या सूरत हाल थी जिसमें आप कामयाबी से हमकनार हुए। नंबर 7, ये सब कुछ कर डालने के बाद ये बताइए कि इन मकासद को हासिल करने के लिए आपको किस किस्म की शख्सियत बनना पड़ेगा। क्या इसमें बेपनाह नस्म ज़ब्त और तालीम का एहतमाम करना होगा? आपको अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर मिसाल के तौर पर आप शहरी लीडर बनना चाहते हैं जिससे बहरहाल खासा फर्क पड़ता है, तो ये बताइए कि किस किस्म का शख्स मुंतखब होता है और किस तरह के आदमी में बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर करने की सलाहियत पाई जाती है। हम कामयाबी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कामयाबी के अज्जा, रवैये, ख्यालात और वज़ाक़ता के बारे में हमें ज्यादा इल्म नहीं होता। अगर आपकी इन अज्जा पर सही गिरफ्त नहीं तो आपको इन सबको इकट्ठा करने में शदीद मुश्किल पेश आ सकती है। सो यहाँ रुक जाएं और किरदारी खसूसियात, महारतों, वज़ाक़ता, ख्यालात और नस्म ज़ब्त गर्ज अपने मतलूबा हदफ के हसूल के लिए एक उम्मीदवार की हैसियत से जो कुछ आपको चाहिए के मुतल्लिक चंद पैरे या एक सफ़ा लिख डालिए। इस पर मुनासिब वक्त सर्फ कीजिए। नंबर 8, इसके बाद चंद पैरों में वो ममानियात लिखिए जो आपको फिल वक्त मतलूब अशिया के हसूल से रोकते हैं। इन ममानियात पर काबू पाने का एक तरीका इनकी माहियत से भरपूर आगही का है। अपनी शख्सियत का सख्ती से जायजा लीजिए कि आखिर आपके मतलूबा अहदाफ तक रसाई में क्या चीज रुकावट बन रही है। क्या आप प्लान करने में नाकाम रहते हैं? क्या आप प्लान कर लेते हैं मगर इस पर अमल नहीं कर पाते? क्या आप बैक वक्त कई कई चीजें करने की कोशिश करते हैं या किसी एक चीज में इस बुरी तरह उलझ जाते हैं कि कुछ और कर ही नहीं पाते? माजी में क्या आपने किसी बदतरीन तनाजुर का तस्वुर किया था और फिर इस अंदरूनी तस्वीर ने आपको कोई एक्शन लेने से रोक दिया था? खुद को महदूद करने के हम सब के पास तरीके हैं। नाकामी का सबब खुद हमारे हिकमत अमलियां होती हैं, लेकिन हुदूद की हामिल अपनी गुज़िश्ता हिकमत अमलियों, साबका महदूदाती हिकमत अमलियों को जानकर अब हम इन्हें तब्दील कर सकते हैं। हमें मालूम होगा कि जो कुछ हम चाहते हैं क्यों चाहते हैं, इसमें कौन हमारा मददगार होगा और दूसरी बहुत सी चीजें। लेकिन इंतहाई अहम अंसर जो बिल आखिर मकासद के कामयाब हुसूल का तयन करेगा हमारा एक्शन होगा। इन इक़दामात की सही रहनुमाई के लिए हमें मंसूबावार मंसूबे बनाने होंगे। जब आप कोई घर तामीर करना चाहते हैं तो क्या आप वहां बिला सोचे समझे लकड़ी, रेत, सीमेंट, लोहे और इस्तेमाल के औजारों का ढेर लगा देते हैं और फिर काम शुरू करते हैं? क्या आप कुल्हाड़ी और हथौड़े से शुरू हो जाते हैं और ये देखते हैं कि अब क्या बरामद होगा? क्या इससे कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा? जाहिर है ऐसा नहीं होता। घर बनाने के लिए आपको इसका नक्शा बनवाना होगा, मंसूबा बनाना होगा। आपको फैली तसलसल और ढांचे की जरूरत होगी ताकि आपके इक़दामात में इनसे मुताबिकत हो और काम आगे बढ़ता जाए। वरना होगा क्या, एक उल्टा सीधा बेढंगा अशिया का ढेर वजूद में आ जाएगा।
कुछ इसी तरह आपकी जिंदगी के साथ भी है। चुनांचे अब आपको अपनी जिंदगी की कामयाबी का ब्लूप्रिंट एक जगह इकट्ठा करना है। अपने मतलूबा नताइज के हसूल के लिए आपको कौन से जरूरी इक़दामात तसलसल के साथ लेने हैं। अगर आपको सही इल्म नहीं तो ऐसे शख्स को मॉडल बनाने का सोचिए जिसने आपकी मतलूबा ख्वाहिश को पहले ही बेहतर अंदाज में अमली जामा पहनाया हुआ है। आपको अपने हतमी मकासद को सामने रख कर इब्तदा करनी है, फिर मरहलावार काम करते जाना है। अगर आपका अहम मकसद माली तौर पर मुस्तहकम होना है तो इससे पहला मुमकिना मरहला अपनी ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनना हो सकता है। इससे भी पहले वाइस प्रेसिडेंट या कोई और अहम अफसर बनना हो सकता है। एक और मरहला अपनी रकम की सही सरमायाकारी के लिए किसी मशीर सरमायाकारी या टैक्स की किसी अच्छे वकील से राब्ता हो सकता है। इसी तरह उल्टी सिमत सफर करते जाएं ताकि आपको इल्म हो सके कि अपने आला मकासद के लिए आज आपको क्या करना है। मुमकिन है आज आप कोई बचत अकाउंट खोलें या कोई ऐसी किताब आपको मिल जाए जो आपको इस दौर के कामयाब लोगों की माली हिकमत अमलियों से आगाह कर सके। अगर आप प्रोफेशनल रकास बनना चाहते हैं तो इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, दरमियान में क्या मुमकिना मराहिल हैं और वो क्या काम है जो आप आज, कल, इस हफ्ते, इस महीने या इस साल सरअंजाम दे सकते हैं। अगर आप दुनिया के बेहतरीन कंपोजर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या मराहिल पेश आते हैं। उल्टी सिमत मरहलावार काम करते हुए कारोबार से लेकर जाती जिंदगी तक के किसी भी तरह के नताइज के लिए आप एक जामे रास्ता तरतीब दे सकते हैं। अब आप वाज़ेह तौर पर इब्तदा से आखिर तक अपने काम के तसलसल से बखूबी आगाह होंगे। अपने प्लान के डिजाइन की रहनुमाई के लिए पिछली एक्सरसाइज में हासिल करदा मालूमात को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने प्लान के बारे में अभी तक वाज़ेह नहीं हैं तो अपने आप से पूछिए कि आपके मतलूबा हदफ में क्या रुकावट आ रही है। इस सवाल के जवाब की रोशनी में आप फौरी तौर पर जरूरी तब्दीली के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। आपके बड़े मकसद के हसूल में इस मसले का हल एक ज़ेली मकसद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 9, चारों में से हर मकसद के लिए सोच विचार का मुनासिब वक्त लीजिए और इसके हसूल के लिए मरहलावार प्लान का पहला ड्राफ्ट तैयार कीजिए। याद रखिए, मकसद जहन में रख कर इब्तदा करनी है और खुद से ये सवाल कीजिए, इसकी तकमील के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, या मुझे ये काम करने से क्या चीज रोक रही है और इसे बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये यकीनी बनाइए कि आपके मंसूबे में कोई ना कोई काम ऐसा हो जो आपको आज करना है। अब तक हमने हतमी कामयाबी के फार्मूले का पहला हिस्सा मुकम्मल किया है। आपको अपने हकीकी मकसद के मुतालिक वाज़ेह आगही है। आपने अपने अहदाफ को मुख्तसर और तवील दोनों मुद्दतों के लिए मुकर्रर कर लिया है। आप ये भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आपकी शख्सियत का कौन सा रुख इस हदफ के लिए आपका मददगार है और कौन सा इसमें रुकावट पैदा करेगा। अब मैं आपसे मकसद के हसूल के लिए हिकमत अमली की तश्कील का आगाज कराना चाहूंगा। शानदार कामयाबी के हसूल का सबसे ज्यादा यकीनी तरीकेकार कौन सा है? किसी ऐसे शख्स को मॉडल करना जो यही काम पहले कामयाबी से कर चुका है। नंबर 10, सो कोई मॉडल सामने लाइए। ये लोग आपकी जिंदगी से मुतल्लिक भी हो सकते हैं। आला तरीन कामयाबी हासिल करने वाले मशहूर अफराद भी हो सकते हैं। 4-5 ऐसे लोगों के नाम लिख लीजिए जो आपका मौजूदा मकसद पहले ही कामयाबी से हासिल कर चुके हैं। चंद अल्फाज में इन खसूसियात और रवैयों का जिक्र कीजिए जो इनकी कामयाबी की बुनियाद बने। ये कर डालने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लम्हे भर के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि इनमें से हर शख्स इस मकसद के लिए बेहतरीन तरीके इख्तियार करने के लिए आपको कोई मशवरा दे रहा है। एक मरकजी ख्याल जो इनमें से हर फर्द ने आपको दिया है लिख लीजिए। मुमकिन है इस तरह बिला वजह की किसी झंझट या आपकी पैदा करदा जहनी रुकावट या किसी खास सिमत तवज्जो के लिए कोई खास इशारा आपको मिल जाए। यूं तसव्वुर कीजिए जैसे आप इनसे बातचीत कर रहे हैं। इनके ख्याल या गुफ्तगू का कोई भी नुक्ता जो आपके जहन में आए इनके नाम के नीचे लिख दीजिए। आप बेशक इन्हें जाती तौर पर ना भी जानते हों, इस अमल के जरिए वो आपके मुस्तकबिल के बारे में आपके बेहतरीन मशीर बन सकते हैं। अदनान खुशूगी ने रॉकफेलर को मॉडल बनाया था। वो दौलतमंद कामयाब कारोबारी शख्स बनना चाहता था, सो इसने इस शख्स को मॉडल बनाया जो ये सब कुछ कामयाबी से अंजाम दे चुका था। स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी मुलाजमत की इब्तिदा से भी पहले यूनिवर्सल स्टूडियो के अफराद को मॉडल किया था।
गर्ज हर आला कामयाबी के हामिल शख्स का कोई ना कोई मॉडल या मुहर्रिक था या सही सिमत में रहनुमाई करने वाला कोई उस्ताद था। अब आपके सामने वाज़ेह अंदरूनी तस्वीर मौजूद है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। पहले से कामयाब लोगों की मॉडलिंग के जरिए आप गलत रास्तों पर भटकने से बचकर अपना कीमती वक्त और तवानाई बचा सकते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से अफराद हैं जो मॉडल का काम दे सकते हैं? दोस्तों, अहले खाना, कौमी रहनुमा, मशहूर अफराद की शक्ल में बेपनाह वसाइल मौजूद होते हैं। अगर आपको अच्छे मॉडल्स का इल्म नहीं तो इसके लिए आपको बाहर निकलकर इन्हें तलाश करना चाहिए। अब तक आप अपने जहन को वाज़ेह सिग्नल देते रहे हैं, अपने अहदाफ के वाज़ेह और मुख्तसर पैटर्न तरतीब देते रहे हैं। मकासद या अहदाफ मकनातीस की तरह होते हैं, खुद को वजूद में लाने के लिए वो हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। छठे बाब में आपने अपने जहन को फाल करना सीखा था, अपनी ज़ेली जिश्तों को मुस्बत खाकों में इजाफे की जानिब कैसे मबजूल किया जाए और मनफी खाकों को कैसे कम किया जाए। इसी आगही को अब हम आपके अहदाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जाती तारीख के ऐसे दौर में झांकिए जब किसी खास मामले में आपको शानदार कामयाबी मिली थी। आंखें बंद कर लीजिए और इस कामयाबी की वाज़ेह और मुमकिन हद तक रोशन तस्वीर जहन में तश्कील दीजिए। ये जहन में रखिए कि आप इस तस्वीर को बाएं या दाएं जानिब, ऊपर, दरमियान या नीचे कहाँ रखते हैं। फिर तमाम ज़ेली जिहतों, साइज, शक्ल, इसकी हरकत का मायार, आवाज की नोयत और इससे पैदा शुदा अंदरूनी एहसासात पर तवज्जो दीजिए। फिर इन अहदाफ के बारे में सोचिए जो आपने आज लिखे हैं। फिर ये सोचिए कि जो कुछ भी आपने आज लिखा है इसके हसूल के बाद आपकी कैफियत क्या होगी। फिर इस खाके को भी इसी जानिब रख लें जहाँ पहला खाका मौजूद है। हद्दुल इम्कान इसे बड़ा, रोशन, मुर्तकिज और रंगीन बनाइए। अब अपने एहसासात का अंदाजा लगाइए। आपके महसूसात में पहले ही बहुत फर्क आ चुका होगा। पहली दफा अपने हदफ के हसूल का फार्मूला तय करने के वक्त की निस्बत अब आप कहीं ज्यादा पुरयकीन और बाएतमाद होंगे। अगर आपको इस अमल में मुश्किल पेश आ रही है, स्विश तरीकेकार, इसका जिक्र शुरू में आ चुका है, इस्तेमाल कीजिए। अपने मतलूबा हदफ के खाके को अपने जहनी फ्रेम की दूसरी जानिब ले जाइए, इसे गैर मुर्तकिज और ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। तो फिर इसे तेजी से इस जानिब ले जाइए जहां आपकी कामयाबी का खाका मौजूद है। मुमकिना नाकामी की तस्वीर के दरमियान से गुजारिए। इसे इस तरह हरकत दीजिए कि ये आपकी तकमील करदा चीज की तमाम बड़ी, रोशन, रंगीन और मुर्तकिज खसूसियात को अपना ले। आपको ये एक्सरसाइज बार बार तवातर से करना है ताकि आपके जहन में मुतवक्के हदफ की वाज़िया तर और ज्यादा गहरी तस्वीर मुसलसल मौजूद रहे। जहन बार बार दोहराए गए और गहरे एहसासात पर बेपनाह रद्द अमल जाहिर करता है। सो अगर आप अपनी जिंदगी का अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुसलसल मुशाहिदा करते रहते हैं और अगर आप इस मुशाहिदे में गहराई और शिद्दत पैदा करते हैं तो आप अपने मतलूबा नताइज यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, कामयाबी का रास्ता हमेशा ज़ेरे तामीर रहता है। नंबर 11, मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ रखना भी कमाल की बात है। ताहम ये डिज़ाइन करने की अहलियत रखना कि ये तमाम अज्जा मुज्तमा सूरत में आपके लिए क्या मानवियत रखते हैं, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब अपने मिसाली दिन को जन्म दीजिए। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, आप क्या करेंगे, इनकी शुरुआत कैसे होगी, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ होंगे। अपने जागने के वक्त से लेकर रात को सोने तक सारे मामूलात कर डालिए। किस तरह के माहौल में आप होंगे। एक मुकम्मल दिन के खात्मे के बाद बिस्तर में लेटते वक्त आपके जज्बात कैसे होंगे। कागज और कलम इस्तेमाल कीजिए और इसे तफसील से बयान कर डालिए। याद रखिए, तमाम नताइज, इक़दामात और हक़ाइक़ जिनका हम मुशाहिदा करते हैं हमारे ज़हन में जन्म लेकर इब्तिदा करते हैं। चुनाचा अपने दिन को अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ जन्म दीजिए। नंबर 12, बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि ख्वाब घर से शुरू होते हैं। हमें याद नहीं रहता कि कामयाबी की जानिब पहला मरहला हमें वो मौका फराहम कर रहा है जो हमें कुछ भी बनने में मावून हमारी तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्शता है। आखिर में अपना मुकम्मल माहौल मुरतब कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मकानी हिस्स, सेंस ऑफ प्लेस को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। जहन को आज़ाद छोड़ दें, कोई हुदूद ना रखें। जिसके लिए आप फाल होते हैं वही कुछ आप हासिल भी करते हैं। याद रखिए, आपको शाही अंदाज में सोचना है,
ایک ایسا ماحول ترتیب دیجیے جو بطور ایک شخصیت کے آپ کے اندر موجود بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ آپ کہاں ہونا چاہیں گے؟ جنگلوں میں، سمندر میں یا کسی دفتر میں؟ آپ کے پاس کیا آلات ہوں گے؟ تصویر بنانے والا پیڈ، رنگ، موسیقی، کمپیوٹر، ٹیلی فون۔ اپنے گرد موجود لوگوں سے اپنی کامیابی یقینی بنانے کے لیے اور زندگی میں اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کیا مدد چاہیں گے؟ اگر اپنے مثالی دن کے بارے میں آپ کے ذہن میں واضح تصویر نہیں تو اسے جنم دینے کے کیا امکانات ہیں؟ اگر آپ کو اپنے مثالی ماحول کے متعلق علم نہیں تو اسے کیسے جنم دیں گے؟ اگر آپ کو اپنے ہدف کا سرے سے پتہ نہیں تو آپ اس تک رسائی کیسے ممکن بنائیں گے؟ یاد رکھیے، ذہن کو اپنے اہداف کے متعلق واضح اور براہ راست سگنلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن آپ کی ہر مطلوبہ چیز آپ کو دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے واضح، روشن، گہرے اور مرتکز سگنلز وصول ہو رہے ہوں۔ سوچنا مشکل ترین کام ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ سوچ بچار کرتے ہیں۔ ہنری فورڈ۔ غلطی سے پاک سگنلز پیدا کرنے کے لیے اس باب میں دی گئی مشقیں انتہائی اہم مراحل کا کام دے سکتی ہیں۔ آپ اپنے ہدف تک اس سے آگاہ ہوئے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس باب کا حقیقی محصل یہی ہے۔ نتائج تو اٹل ہیں۔ اگر آپ اپنے مطلوبہ نتائج کے لیے اپنے ذہن کو صحیح پروگرام نہیں کر سکتے تو کوئی اور شخص آپ کے لیے یہ پروگرامنگ فراہم کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے تو کوئی اور اپنے پلان میں آپ کو فٹ کر دے گا۔ اگر آپ نے اس باب کو محض پڑھا ہے تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ان ایکسرسائزز کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو موزوں وقت دیجیے۔ ابتدا میں ممکن ہے یہ آسان محسوس نہ ہو، لیکن یقین کیجیے ان کی اپنی اہمیت ہے، اور جو ہی آپ انہیں شروع کرتے ہیں تو یہ عمل لطف انگیز بنتا چلا جاتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کی بہتر کارگزاری نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کامیابی عموماً سخت محنت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ مقاصد کا تعین یا اہداف کی نشوونما کرنا ایک کٹھن کام ہے۔ بس زندگی کا کسی بھی طرح آغاز کر دینا اور پھر اس میں گرفتار ہوتے چلے جانا لوگوں کو زیادہ آسان دکھائی دیتا ہے۔ اپنی ذاتی قوت کا بھرپور استعمال کیجیے اور ان مشقوں کو پوری طرح کرنے کے لیے خود کو مکمل نظم و ضبط میں لائیے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں دو ہی درد ہوتے ہیں، نظم و ضبط کا درد یا مایوسی اور تعصب کا درد۔ اس نظم و ضبط کا وزن آؤنسز سے زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ مایوسی کا وزن ٹنوں کے برابر ہوتا ہے۔ ان 12 اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا اپنا لطف ہے، اسے آزمائیے۔ مسلسل بنیادوں پر اپنے محصل آؤٹ کم کا جائزہ لیتے رہنا بھی انتہائی اہم ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی تبدیلی کرتے ہیں اور ہمارے نتائج پھر بھی وہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ آیا ہمیں اب بھی اپنی زندگی کے لیے انہی نتائج کو جنم دینا چاہیے یا نہیں، یا ہر چند ماہ بعد اپنے اہداف پر نظر ثانی کا طریقہ اپنائیے اور پھر سال بھر میں یا ہر 6 ماہ بعد اسے بطور طریقہ کار جاری رکھیے۔ تفصیلی یادداشت کا ریکارڈ رکھنا خاص مفید ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی دورانیے میں اپنے اہداف کا مسلسل ریکارڈ اپنے سامنے لا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ارتقاء اور آپ کی اپنی نشوونما اور ترقی کا جائزہ لینے اور مطالعے کے لیے ایسے ریکارڈ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی قابل رشک ہے تو اسے ریکارڈ بھی ہونا چاہیے۔ کیا یہ سب فائدہ مند ہوتا ہے؟ شرطیہ کہہ سکتا ہوں، یہ مفید ہوتا ہے۔ 3 سال پہلے بیٹھ کر میں نے اپنا مثالی دن اور مثالی ماحول ترتیب دیا تھا، اور اب دونوں ہی میرے پس میں ہیں۔ ان دنوں میں میرینا ڈیل رے میں ایک فضول سی جگہ پر رہ رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنے اہداف کے تعین کے لیے اپنی ورکشاپ ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا، اپنا مثالی دن مرتب کرنے کی ٹھانی اور اپنے ذہن میں موجود اپنی پسندیدہ زندگی کا روزانہ مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی ذیلی جہتوں سب موٹیلٹیز کو متحرک کیا تاکہ مثالی زندگی جنم پا سکے۔ یہ تھی میری ابتدا۔ مجھے علم تھا کہ میں صبح اٹھ کر سمندر دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر ساحل پر دوڑنا بھاگنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں سرسبزگی اور ساحل کی ممکنہ جگہ کی تصویر بھی تھی، یہ اور بات کہ وہ بہت واضح اور روشن نہیں تھی۔ ایکسرسائز کرنے کے بعد میں کام کرنے کے لیے شاندار سی جگہ چاہتا تھا، کوئی اونچی وسیع اور کشادہ جگہ، میرے گھر کی دوسری یا تیسری منزل پر واقع سلنڈر کی سی شکل کی۔ لیموزین کار ڈرائیور کے ساتھ چاہتا تھا،
4-5 शराकत दारों के साथ बड़ा सारा कारोबार चाहता था। शराकत दार भी ऐसे जो मेरी ही तरह पुरजोश और बलवला अंगेज जज्बात के हामिल हों, जिनके साथ मैं रोजाना मिल बैठूं और नए नए नजरियात और ख्यालात के बारे में इनसे गुफ्तगू करूं। मैं एक मिसाली औरत से शादी के ख्वाब देखा करता था। मेरी जेबें खाली थीं और मैंने ये फैसला किया कि मैं सबसे पहले माली तौर पर खुद को मुस्तहकम करूंगा। मैंने अपने जहन में जो भी प्रोग्राम तरतीब दिया वो सब कुछ हासिल कर लिया। तस्वीर में देखी हर चीज को हकीकत में पा लिया। मेरा महल बिल्कुल इसी तरह का है जैसा मैंने मैराना डिल रे में रहते हुए सोचा था। अपनी तसव्वुराती खातून को मैंने सिर्फ 6 माह बाद पा लिया और 1.5 साल बाद शादी भी रचा ली। मैंने ऐसा माहौल पैदा कर लिया है जो मेरी तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शता है। ये माहौल मुझे मुसलसल वो कुछ करने पर उकसाता रहता है जो मैं कर सकता हूँ, और रोजाना मैं अपने जहन को वासिया, मुख्तसर और बराह रास्त पैगाम देता रहा कि ये मेरी हकीकत है। वाजिया और जामे टारगेट अपनाने के बाद मेरे जहन के ताकतवर लाशऊर ने मेरे मतलूबा नताइज के हसूल के लिए मेरे ख्यालात और इक़दामात को रहनुमाई दी। मेरे लिए ये अमल मुफीद रहा और यकीनन आपके लिए भी मुफीद साबित होगा। जहां कोई तसव्वुर जन्म नहीं लेता वहां लोग खत्म हो जाते हैं। अब आप एक आखिरी काम कीजिए। इन अशिया की जो कभी आपके हदफ थे एक फहरिस्त बनाइए। अपने मिसाली दिन में मौजूद वो सब चीजें जो आप पहले ही अंजाम दे चुके हैं, आपकी जिंदगी की सरगर्मियां और वो लोग जिनके आप इंतहाई ममनून हैं, वो वसाइल जो इस वक्त भी आपके पास हैं। मैं इसे ग्रेटिट्यूड डायरी का नाम देता हूँ। बाज़ औक़ात लोग अपनी ख्वाहिशात के बारे में बुरी तरह उलझ जाते हैं। वो अपने पास मौजूद अशिया को इस्तेमाल करने या इनकी अहमियत समझने में नाकाम हो जाते हैं। किसी हदफ की जानिब बढ़ने का पहला मरहला अपनी मौजूदा मलकियत का जायजा लेना, इसका शुक्र अदा करना और इसे मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करना है। किसी भी लम्हे अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के रास्ते हम सबके पास हैं। इंतहाई कठिन ख्वाब की तकमील का आगाज आज से रोजमर्रा इक़दामात के जरिए होना चाहिए। यही आपको दुरुस्त राह पर डाल सकते हैं। शेक्सपियर ने कहीं लिखा था, जोश व जज्बा ही एक्शन बनता है। पुरजोश इक़दाम के साथ आज ही इब्तदा कीजिए, जो आपको कहीं ज्यादा पुरजोश नताइज से हमकनार करेगा। आप इस बाब में अपने नताइज तय करने में जामियत की अहमियत से आगाह हुए हैं। हमारे अपने आप से और दूसरों के साथ अबलाग में भी यही जामियत कारफरमा है। हम जितने जामे प्रिसाइज होंगे इतने ही ज्यादा मौसर साबित होंगे। अगले बाब में हम इसी किस्म की जामियत के हसूल में कारामत आलात के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे।